हाँ वही है राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 1992 और राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन 2022 कितने ईयर का डिफरेंस आ गया 30। तो पहले जब लॉ लेके आए तब भी पेपर लीक हो रहे थे एग्जाम में, और यहाँ पे भी फिर पेपर लीक हो रहे थे, आज भी पेपर लीक हो रहे हैं। अब तो सेंट्रल लेजिस्लेशन आ गया, लेकिन ये राजस्थान वाला 22 वाला है, ये ज़्यादा स्ट्रिक्ट एक्ट है कंपेरेटिवली 1992 और कंपेरेटिवली सेंट्रल लेजिस्लेशन। इस बात को हमें ध्यान में रखना है। तो आज हम इसको 1992 का ये एक्ट है, इसको हम डिस्कस करने वाले हैं। ये देख लो एक बार, इधर इसको समझ लो। ये आपका एपीओ के सिलेबस में आता है, एपीओ के सिलेबस में, ठीक है। तो छोटे छोटे लेजिस्लेशन है, और एपीओ का एग्जाम आपका जनवरी 2025 में होना है। एनफ टाइम है। आरजेएस के बाद में क्या करना है, एपीओ का ही देना है। हाँ एक बार हो गया, अभी दोबारा कर रहे हैं ताकि इसका रिवीजन हो जाए। छोटे छोटे एक्ट हैं। द राजस्थान एपीओ का पूरा सिलेबस हो गया अपना। एपीओ के सिलेबस में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है, अब जिसको भी पढ़ रहे हैं दोबारा ही पढ़ रहे हैं, और अब फिर पढ़ेंगे तो तीसरी बार ही पढ़ेंगे। द राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन यूज ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 1992, राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 1992, इसको हम डिस्कस कर रहे हैं। ये देखो, इसमें सेक्शन 1 to 8 सेक्शंस है, छोटा सा एक्ट है। धारा 1 से लेके और 8 तक है, फ्रॉम सेक्शन 1 to सेक्शन 8। अब इसमें बता क्या रखा है, दो चीज़ें होती हैं, यहाँ से समझो। कोई सा भी स्टेट्यूट्स हो, इन दो बेसिक सी बातें अगर आपने समझ ली तो वो आपको समझने में सुविधा रहेगी, इजी रहेगा। पहला, हेडिंग देखा करो हमेशा। जो भी स्टेट्यूट्स हम डिस्कस करें, इसकी हेडिंग क्या है, द राजस्थान, तो यानी इसका जुरिस्डिक्शन क्या हो गया, राजस्थान होगा। उसके बाद में पब्लिक एग्जामिनेशन। पब्लिक एग्जामिनेशन कौन सी एग्जामिनेशन होती हैं, एकेडमिक्स को छोड़ के, ये 10th की, 12th की, बीए की, एलएलबी की, वो एग्जामिनेशन नहीं है। मीन्स ये है हमारा पब्लिक एग्जामिनेशन। पब्लिक एग्जामिनेशन यानी ऐसे एग्जामिनेशन जिनकी वजह से आदमी जॉब में लगता है, सीधी सी बात है। तो वो वाली एग्जामिनेशन है। उनमें क्या कर रहा है, अनफेयर मीन्स, तो इसमें एकेडमिक्स वाली भी आ जाएंगी, वो भी, जो भी पब्लिक एग्जामिनेशन होती है। प्राइवेट एग्जामिनेशन फिर कौन सी होती है, जैसे क्लास में टेस्ट लिया, ये इनमें भले ही केस नहीं बने, लेकिन ऐसा पब्लिक एग्जामिनेशन है, चाहे वो 10th का हो, चाहे 12th का हो, चाहे किसी जॉब का हो, चाहे वो आरपीएससी कराए या सबऑर्डिनेट बोर्ड कराए या कोई भी यूनिवर्सिटी कराए या हाई कोर्ट कराए, ऐसे, या सीबीएसई आरबीएससी कराए, ऐसे सारे एग्जाम में जो भी अनफेयर मीन्स का यूज करेगा उनको इससे पनिश किया जाता है। 1992 का एक्ट अभी हम आज डिस्कस कर रहे हैं। अब अनफेयर मीन्स व्यक्ति करेगा तो कहाँ करेगा, अब एक बार इसको समझ लो आप। एग्जाम में अनफेयर मीन्स का, इस चीज को आप यहाँ से समझो, एक बेसिक चीज समझो आप सभी लोग। एक बार बुक बेर एक्ट को मत देखो आप, यहाँ से जो भी एग्जाम होनी है उस एग्जाम का एक पैटर्न समझो कि वो कैसे होगी। देखो, एग्जाम में जब हम, जैसे एक रीट का एग्जाम होता है, राजस्थान में रीट का एग्जाम बड़े लेवल पे बच्चे देते हैं, जो एसटीसी बीएड किए हुए हैं, ये सारे देते हैं। तो रीट का एग्जाम या फिर नेट जेआरएफ का एग्जाम, अभी जो सबसे पहले एग्जाम होने वाला है वो होने वाला है नेट जेआरएफ का एग्जाम। इस 18 जून को होना है, और उसके बाद में होगा रूलेट का एग्जाम, राजस्थान यूनिवर्सिटी 5 ईयर बीएलएलबी एंट्रेंस का एग्जाम, वो होगा 20 जून को, और उसके बाद में 23 जून को आरजेएस होगा। ऐसे ही हो रहा है ना। तो एक के बाद ये एग्जाम आ रहे, तीनों ही एग्जाम जिनके मैंने नाम लिए, तीनों के तीनों क्या है, पब्लिक एग्जामिनेशन है। और आपके अभी जो एकेडमिक एग्जाम चल रहे हैं, जैसे बीएलएलबी का है, आपका एलएलबी का कोई एग्जाम है, वो भी सारे पब्लिक एग्जाम है। तो अब एग्जाम में गड़बड़ी कहाँ से होती है, ये मैंने एनटीए लिखा। ये इस समय हमारे देश में एग्जाम कंडक्ट कराने वाली एक एजेंसी है जिसको एनटीए कहा गया। क्या कहा गया, एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो ये वो एजेंसी होगी जो एग्जाम कंडक्ट कराएगी। या राजस्थान यूनिवर्सिटी एक एजेंसी होगी, आरपीएससी एक एजेंसी हो गई, सबऑर्डिनेट बोर्ड एक एजेंसी हो गया, हाई कोर्ट जो अभी हमारा आरजेएस का प्री लेगा, ये एक एग्जामिनेशन कंडक्ट कराएगा। ये अब वो पेपर जो बनवाएगा, ऑब्वियसली किसी से पेपर बनवाएगी जो एग्जाम कंडक्ट कराने वाली है।
तो वो जो पेपर बनाएगा पेपर सेटर वो क्या हो जाएगा, एग्जामिनर। कॉपी चेक करेगा वो भी एग्जामिनर, और पेपर बना के देगा वो भी एग्जामिनर। इसके बाद में पेपर बना दिया तो कुछ गड़बड़ियां तो होती है पेपर बनाते समय, उनको भी रोका जाए। कुछ होती हैं जैसे ही एग्जामिनेशन हॉल में, अब इसको देखो, इन्होंने पेपर बनाया और एग्जामिनर ने पेपर बना के एनटीए को भेज दिया, राजस्थान यूनिवर्सिटी को भेज दिया, हाई कोर्ट को भेज दिया, एग्जाम कंडक्ट कराने वाली अथॉरिटी उनको पेपर भेज दिया। ये बाद में क्या करेंगी, ये यहाँ से पेपर को डिस्ट्रीब्यूट करेंगी। भाई ऐसा तो नहीं पेपर बना के अपने पास ही लेके बैठ जाएंगी, इनको भी पेपर भेजना पड़ेगा। तो ये पेपर को डिस्ट्रीब्यूट करेंगी। ये यहाँ पर पेपर को डिस्ट्रीब्यूट करके और इसको जैसे डिवीजन लेवल पे पेपर दे दिया, डिवीजन लेवल पे दे दिया, उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पेपर दे दिया, जहां तक सेंटर होंगे नीचे तक वहां पे एक बार पेपर उतारा जा रहा है। ठीक है, इसको समझो आप। ये फिर इसको ये डिस्ट्रिक्ट के जो ऑफिसर हैं, उसके बाद में ये हो गया एग्जामिनेशन सेंटर, यहां तक पेपर पहुंचा दिया अपन ने। यहाँ पेपर बनवाया एग्जामिनर से, एजेंसी के पास पेपर आया, ये पेपर इन चरणों से होते हुए डिस्ट्रिक्ट में आया, डिस्ट्रिक्ट से एग्जामिनेशन सेंटर पे आया। एग्जामिनेशन सेंटर पे पेपर लेके जाते हैं, उनका नाम होता है सेंटर ऑब्जर्वर। हर सेंटर का वो सेंटर ऑब्जर्वर होता है, उस सेंटर पे होता है वो कहलाता है सेंटर सुपरिटेंडेंट, वहां का प्रिंसिपल या डीन जो कह दो। उसके बाद में उस पेपर को जो सेंटर पे आ गया, कोई 2 स्टूडेंट को बुलाया जाता, हर एग्जाम के पेपर की बता रहा हूं, हर एग्जाम के पेपर की। जैसे कई बच्चे पहले आ जाते हैं ना, 2 जनों को उनको पूछते हैं आपके पास एडमिशन कार्ड है कि हाँ है, चलो आइए अंदर आइए। हर एग्जाम में होता, हर पेपर में। मैं तो इतने साल से यूनिवर्सिटी में रहा हूँ, तो हर पेपर में हमने देखा है, उसको बुलाएंगे और उनको दिखाएंगे, देखो भैया ये पैकेट आया, पैकेट कार्टून जिसमें पेपर पैक है, ये आपको कहीं से खुला देख रहा है क्या, इसको आश्वस्त कर लो। तो स्टूडेंट क्या दूर खड़े कहता नहीं नहीं सही है। तो फिर वहाँ पे जो कर्मचारी लगा के रखते हैं उसको कहते हैं इसको उलट पलट के चारों तरफ से इनको दोनों को दिखा दे और अश्योर कर ले कि आप आश्वस्त, तो पूरा पैक है, हाँ जी पैक है। अब देखो आपके सामने खोला जा रहा है, उन 2 की प्रेजेंस में हर पेपर ऐसे ही खुलता है। वो बात अलग है कि आज तक हम कभी गए नहीं गए, हमारा नंबर आया नहीं आया, बाकी मैंने 10 साल में यही देखा, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो। उनके सामने उस कार्टून को काटा जाएगा। उसके बाद में फिर उसमें छोटे छोटे कार्टून, उसमें लिफाफे बने होते हैं। मान लो किसी लिफाफे में 100 क्वेश्चन डाल दिए, ऐसे 100 के या 200 के पैकेट बने होते हैं। फिर उनको एक एक पैकेट दिखाते हैं, सारे पैकेट टेबल पे जमा लेते हैं, उसी सीरियल वाइज, ऐसे नहीं एक साथ, ऐसे सीरियल वाइज जमा लिए, क्योंकि उसी सीरियल वाइज क्लास में भेजने होते हैं। फिर उन स्टूडेंट को कहा जाता है कि अब आप देख लो, आपको कोई सा भी पैकेट इनमें से खुला दिख रहा है क्या। पहले कार्टून दिखाया, फिर पैकेट दिखाया, उसके बाद में वो पैकेट में से अब यहां तक उनके दिखा के फिर साइन करा लेते हैं। वो कहते हैं हमारे सामने जो कार्टून आया, जो सेंटर सुपरिटेंडेंट ने हमें दिखाया, सेंटर ऑब्जर्वर लेकर के आया, वो बिल्कुल पैक था, सील्ड पैक था, लिफाफे में बंद था, कार्टून के अंदर भी जो लिफाफे हैं उनमें रखा हुआ है, इसमें कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है। ऐसा 2-2 लाइन लिखा के उन दोनों के साइन करवा लेते हैं और उनके एडमिशन कार्ड जो एग्जाम का होता है उसकी फोटोकॉपी उसके साथ में अटैच कर देते हैं, ताकि इन फ्यूचर जहां चैलेंज हो कि फला सेंटर पे नकल हुई है, तो वो सेंटर अपने आप को ये बता सकता है कि देखो हमने इन 2 बच्चों को बुलाया था। फिर कभी विटनेस होगी तो उन 2 बच्चों को बुलाया जाता है कि आपको पेपर दिखाया गया। कहीं ऐसा ही तो नहीं बाहर से ही आपका एडमिशन कार्ड ले लिया और बाद में आपको दे दिया, ऐसा तो नहीं। तो नहीं, वो बच्चे कहते नहीं हमें दिखाया गया, ये विटनेस के लिए लेते हैं, उनको दिखा दिया, यहाँ तक सही है। फिर आएगा इन्विजिलेटर के पास, जो अपने रूम में जो ड्यूटी होती है ना जिन 2-1 लोगों की, वो इन्विजिलेटर के पास में। यहाँ लीक होने के भी यही रास्ते हैं सारे, और लीक को रोकने वाले भी यही चैनल हैं सारे। वो इन्विजिलेटर के पास में 10 मिनट पहले एग्जाम में भेजते हैं हॉल में, और वो पहले डिस्ट्रीब्यूट कर देता और कहता ऊपर जो एंट्री है वो एंट्री कर लीजिए। यही होता है सब में। और इसको सील नहीं खोलेंगे, ऐसे एक यहाँ सील चिपकी हुई है, ये नहीं खोलेंगे आप, और ऊपर जो एंट्री है वो कर लो, रूल लिखे हुए हैं वो पढ़ लो, नेगेटिव मार्किंग नहीं है और गोले ऐसे काले करें, और ये सारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं। ठीक है साहब। जैसे ही बेल बजेगी अब ओपन कर लो, तब उसको ओपन करके सबसे पहले काम किया जाता है, ये कहते हैं आप चेक कर लो कटा फटा तो नहीं है, सही है ना, पूरे पेज हैं, कोई पेज ऐसा तो नहीं अनप्रिंटेड हो, कोई कटा फटा हो, देख लिया, अब आप अपना पेपर करो।
इस दौरान लीक होता। अब आ जाओ नीचे से, कहाँ से लीक होगा? अब स्टूडेंट को दे दिया, स्टूडेंट भी यहाँ पे गड़बड़ करता है। हो सकता है वो छोटा सा कान में कुछ लगा के आ गया, आजकल तो नैनो टेक्नोलॉजी है, बालों में कुछ लगा के आ गया, या हाथ पे, पैर पे, कपड़े पे कहीं कुछ लिख करके ले आया, पेन में कुछ रख लाया, इसलिए पेन भी क्या कर दिए, ट्रांसपेरेंट वाले कर दिए, दिखता हो जिसमें से, ऐसे वाले पेन कर दिए। और अभी एग्जाम में देखते होंगे ना कंपटीशन, हाँ जैसे आप वाला पेन है ना ट्रांसपेरेंट, ऐसा स्लीपर कर दिए। क्यों कर दिए स्लीपर? क्या पता जूतों में कुछ ऐसी कोई चिप, साइलेंट कर लो फोन सारे लोग, जूतों में ऐसी कोई चिप छुपा करके ले आए, पास में ले लो, साइलेंट कर लो, फिर बजेगा। और ऐसे देखते हैं जैसे ज्यादा बड़ा दुपट्टा या स्वेटर, ऐसी चीजें, कार्डिगन्स, ये ज्यादा नहीं पहनी जाए। और इवन कई बार तो सर्दियों में भी ऐसा करते हैं, कम से कम में बैठाते हैं, इससे बहुत सारे बच्चे बीमार भी हो जाते हैं। वो सब इसलिए करते हैं ताकि एग्जाम में ऐसा अनफेयर मीन्स ना होने पाए। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती है उसका यूज भी बढ़ता है, तो उसको मिसयूज करने वाले लोग भी खड़े हो जाते हैं। तो ये है इस तरह से पेपर जो लीक होता है और एग्जाम होती है। तो यहाँ पे स्टूडेंट गड़बड़ कर सकता है, इन्विजिलेटर भी गड़बड़ कर सकता है। कई बार क्या, उस 10 मिनट में लोग बाग क्या करते हैं, पहले ही फोटो खींच लेते हैं और बाहर किसी को व्हाट्सअप कर देते हैं, अभी 10 मिनट बाकी है ना, तो उस 10 मिनट में तो बहुत बड़ा खेल हो जाता है। खट खट कोई आंसर की निकाल के दे देगा, इस सीरीज की ये है, अब चले जाओ एग्जाम हॉल में। 20 मिनट तक अलाउ करते हैं, इसलिए आजकल कर दिया 1 घंटे पहले एंट्री दो। ये पहले नहीं था। पहले आप जैसे LLB का एग्जाम देने जा रहे थे, उसमें ये होता, जो इन्विजिलेटर होता है उसको ये कहा जाता है आधे घंटे तक आप एब्सेंट नहीं डालेंगे किसी की। क्यों नहीं डालेंगे? क्या पता कोई स्टूडेंट अभी भी आ जाए। और इधर अब नया रूल बना दिया, उसमें यह है कि 1 घंटे पहले एंट्री ले लो। अब उस समय तो क्लासरूम में पेपर भी नहीं है, बच्चे सारे कहाँ आ गए, भीतर, बाहर वाला बाहर। आपको कई बार लगता है ना ये गलत कर रहे हैं, 1 घंटे पहले बैठा रहे हैं, वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। अब 1 घंटे पहले तो पेपर उस सेंटर के सेंटर सुपरिंटेंडेंट के पास भी नहीं पहुंचा। सेंटर पे भी पेपर भेजने का ये देखा जाता कौन सा सेंटर कितनी दूर है, कितना टाइम लगेगा, उसके अकॉर्डिंग दूर वाले को पहले देते हैं, ये लो आप रवाना हो जाइए। यहाँ पे टाइम लिखा जाता, आप इतने बज के इतने मिनट पे रवाना हुए और इतनी देर में पहुंचेंगे, वो भी लिखा जाता है। वहां पहुंचने का भी टाइम होता है, यहाँ से चलने का भी टाइम होता है। सारे बच्चे अंदर बैठे हैं, आराम से घंटा भर हो गया, उसके बाद में वहां पेपर पहुंचेगा करीबन 20 मिनट पहले, मैक्सिमम टू मैक्सिमम आधा घंटा, इससे ज्यादा पहले नहीं, मैं आधा भी ज्यादा ही बोल रहा हूँ। इतने में फटाफट वो 2 बच्चों को बुलाएंगे, उनको दिखाएंगे कार्टून और एक एक लिफाफे दिखाएंगे, फिर बच्चों को भेज देंगे, एक एक कट किया, किस हॉल में कितने जाने, ये लो जी आप इतने, आप इतने, आप इतने, आप इतने, सबको पेपर थमा देंगे, वो अपना पेपर लेके चले जाएंगे। अब यहाँ पे पेपर कहाँ से लीक हुआ? या तो बनाने वाले ने उसका कोई फोटो खींच लिया, ठीक है, या यहाँ पे NTA में जहाँ पे रखा टेस्टिंग एजेंसी है, जो भी एग्जाम कंडक्ट कराने वाली अथॉरिटी, या तो यहाँ पे किसी कर्मचारी ने गड़बड़ कर दी, या यहाँ आपने जो पेपर भेजा डिवीजन पे भेजा, बाकी सेंटर पे भेजा, यहाँ किसी ने बदमाशी कर ली। तो ये इनमें से किसी भी जगह पे पेपर लीक होना नहीं चाहिए। जैसे आपने राजस्थान के एक पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने अजमेर से जयपुर के बीच में एक यात्रा चालू करी। राजस्थान के एक पूर्व मुख्यमंत्री जिन्होंने अजमेर से जयपुर एक यात्रा निकाली और उस यात्रा का नाम दिया न्याय यात्रा। उसके बाद में अभी थोड़े दिन पहले राहुल गांधी ने भी भारत जोड़ो यात्रा 2 क्रमांक 2 उसका एपिसोड नंबर 2 निकाला, तो उसका नाम भी दिया न्याय यात्रा। तो इधर सचिन पायलट ने न्याय यात्रा निकाली, किसके विरोध में? RPSC में जो पेपर लीक हो रहे हैं उसके विरोध में। और यहाँ 200 फीट के आसपास एक सभा की थी। उस दिन सारे वक्ता बड़े खुल के बोले थे और लगभग वक्ता उसके बाद में किनारे हो गए। और अभी उनमें से एक सचिन पायलट हैं, वो कांग्रेस में अभी एग्जिस्ट कर रहे हैं फिलहाल। उस दिन बहुत खुल के बोले। उस दिन का सबका स्पीच सुनोगे तो ऐसा लगेगा सबका बड़ा नेचुरली स्पीच है। उनमें सबसे तगड़ा जो खुल के बोले वो मेरे को लगे राजेंद्र गुढ़ा। वो बहुत तगड़े तरीके से बोले। उनका ऐसे कई बार होता है ना, आदमी हर दिन इतना अच्छा नहीं बोल पाता, कोई कोई दिन उसका अच्छा होता। उस दिन उनका सबसे बढ़िया में से था। सब किस पे बोल रहे थे? पेपर लीक, पेपर लीक। तो उसमें सचिन पायलट ने एक लाइन कही थी,
शिक्षा संकुल के लॉकर में से पेपर लीक हो गया, ये भी बड़ी जादूगरी है। समझ गए ना, एक तीर में कई निशाने साध लिए उसने। अशोक गहलोत को क्या कहते हैं? जादूगर। इसका मतलब किसके इशारे पे लीक हुआ है? जादूगर। ऐसे लीक हो ही नहीं सकता। पेपर लीक होने में ऊपर तक की, जब तक चीफ मिनिस्टर से लेके चीफ सेक्रेटरी से लेके एक एक व्यक्ति इन्वॉल्व नहीं होगा, किसी की औकात ही नहीं है, मजाल तो बड़ी दूर की बात है, औकात ही नहीं पेपर लीक कर दे। क्यों नहीं लीक कर दे? क्योंकि जब नीचे से ऊपर तक सिस्टम करप्ट होता है तो पेपर लीक होते हैं, क्योंकि पैसा ऊपर तक पहुंच रहा है। इसलिए जानकारी है पेपर लीक हो गया, फिर भी नहीं मानते। अभी रिसेंटली नीट का पेपर हुआ यूपी में, बिहार में, यहाँ पे पेपर लीक हो गया, लेकिन फिर भी मानने को तैयार नहीं है। एनटीए नहीं मान रहा कि पेपर लीक हो गया। यूपी में बाबा ने एक एग्जाम करवाई, योगी आदित्यनाथ जी ने, और बस स्टैंड पे 10-10 रुपए में पेपर बिक रहा था। मतलब इतने लेवल, नीचे के लेवल पे आ गया कि भाव, जो पेपर किसी बड़े ने लिया होगा करोड़ों में लिया होगा, फिर वो लाखों में आया। 10-10 रुपए में बिकता हुआ वीडियो बाबा के पास गया, बाबा ने एग्जाम कैंसिल, सबको पकड़ लिया, सबकी प्रॉपर्टी फॉरफीचर, और स्टूडेंट को कह दिया आने जाना फ्री, अगली बार तब भी पेपर होगा। और बहुत जल्दी पेपर करा दिया, 10-20 एक दिन में ही करा दिया, शायद नेक्स्ट संडे, नेक्स्ट टू नेक्स्ट संडे करा दिया। हाँ हाँ, कांस्टेबल का था, जिसमें हाँ, जिसमें नींद उड़ा दी। किसी को अंदाजा नहीं था कि इतना भी स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो सकता है। पुलिस का, पटवारी का, टीचर का, इनका एग्जाम कराना मजाक की बात नहीं है। इनमें राजस्थान में तो नेट बंद करना पड़ता है। और बाबा इतना स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है कि 2 वीक में करा दिया। अब आप सोचो 2 वीक में रिस्क कितना बड़ा था, पेपर भी बनेगा, यहां तक आके इस जरिए पेपर डिस्ट्रीब्यूट भी होना। चेन तो वो की वही है। उनकी जो संपत्तियां जब्त कर ली और जो इलीगल प्रॉपर्टी थी उस पे, सब पे बुलडोजर चला दिया, उससे एक भय व्याप्त हो गया। और यार 2 सप्ताह में कैसे करा सकता है? हमारे यहाँ तो मीम बनने लगे। एक अपने एक महिला है, बड़ा अच्छा बनाती है, ऐसे किचन में जो अपने लाइटर होता है ना, लाइटर, आप गूगल करना, बड़ा बड़ा फनी वीडियो उनका, बहुत पॉपुलर हुआ उस समय। तो उनके हाथ में उस समय लाइटर है, जैसे माइक की जगह यूज लेते ना, ऐसे वो ले रहे थे कि हमारे यहाँ पेपर लीक होते हैं, हर एग्जाम का पेपर लीक होता है। तो अशोक गहलोत साहब ने कहा इस बार पेपर लीक हुए, हमने बंदे पकड़ लिए, अगली बार जब भी पेपर लीक होगा हम बंदों को 12 घंटे में पकड़ लेंगे, उसके बाद में फिर पेपर लीक होगा, हम बंदे पकड़ लेंगे। इसका मतलब पेपर लीक होगा, है ना, बंदे पकड़ेंगे मगर पेपर लीक होगा, वो रुकेगा नहीं। इसलिए एक्ट लाना पड़ा 2022 का, अशोक गहलोत सरकारी एक्ट लाई, बहुत अच्छा एक्ट है। लेकिन इन सब में यह होता है जब तक गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट नहीं होगी। एक एक सेंटर से 80-80 सब इंस्पेक्टर बने, एक एक से 80। अभी थानेदारों को सिपाही पकड़ के ले जा रहे हैं और ले जा रही हैं, देखा होगा आपने, ऐसे गलपट्टी पकड़ पकड़ के ले जा रही उनकी, क्योंकि किस में शामिल थे, उनको यही नहीं पता हमारा सेंटर कौन सा था। कि साहब आपने पेपर दिया, जैसे नाम आगे साहब ये इतने सारे लोग इन्वॉल्व थे, तो उनको पूछा आपका कौन से सेंटर पे नंबर है, उनको ये नहीं पता कौन सा सेंटर था। वो तो कहीं टोल नाके पे पर्चियां काट रहे थे, कहीं और नौकरियां कर रहे थे, उनको नहीं पता सेंटर कौन सा था। राजस्थान में जिले कितने ये भी नहीं पता, पहले कितने थे ये भी नहीं पता, अशोक गहलोत साहब बना गए उनकी तो छोड़ो, डिवीजन कितने होते ये नहीं पता, राज्यपाल का नाम नहीं पता। इसका मतलब सब इंस्पेक्टर बन गया तो क्या आईक्यू लेवल है उनका। तो ऐसे ये यहाँ अपने गुजर की थड़ी पे एक कोचिंग होती थी अधिगम के नाम से, पूरी बिल्डिंग गिर गई थी। वो शायद कोई अग्रवाल जी, खंडेलवाल जी थे, उनकी बिल्डिंग थी। कालीचरण जी सराफ ने विधानसभा में भी उठाया। अब वहाँ पे 6 मंजिला बिल्डिंग वापस बन गई। वैसे वो बिल्डिंग गिराना गलत था। पेपर लीक कौन कर रहा है? बिल्डिंग का ओनर तो नहीं कर रहा है, वो कोचिंग वाला कर रहा है, उसको पकड़ो, उसकी प्रॉपर्टी जब्त करो। भाई मकान मालिक को थोड़ी ना मालूम है कि वो पेपर लीक में इन्वॉल्वमेंट है, तो उसकी प्रॉपर्टी तो नहीं गिरानी चाहिए। वो कह रहे साहब नगर निगम के नियमों के खिलाफ थी, तो नियम तो निकालेंगे तो सब में कमी निकल जाएगी, सीएम हाउस ही गिरा दो भले। भाई कमी तो सब जगह निकलेगी, इतना ये विंडो होना चाहिए, ये जेडीए अप्रूव्ड, ये सब होना चाहिए, तो सब जगह नहीं होती है, बहुत सी चीजें नहीं होती। लेकिन वो गिराई, वो गलत किया। अच्छा ये रहता कि जो पेपर लीक वाले थे ना, उनकी प्रॉपर्टी सीज करते और उन पे शिकंजा कसते। राजस्थान में उल्टा हुआ, उन पे शिकंजा नहीं कसा गया। पता क्यों? उन पे शिकंजा कसते तो वो बयान देते कि हमने किसके इशारे पे लीक किया। एक आरपीएससी का एक मेंबर पकड़ लिया, टोटका कर लिया, कटारा को अरेस्ट कर लो। ठीक है साहब, कटारा को अरेस्ट कर लिया। आरपीएससी मेंबर को अरेस्ट करने के लिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का परमिशन होना चाहिए, किसी भी स्टेट पीएससी का या यूपीएससी का, तो वो भी अरेस्ट हो गए।
लेकिन इसमें लोग वो इन्वॉल्व थे जो बहुत करीब थे। ये लोगों ने, किरोड़ीलाल जी मीणा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके डॉक्यूमेंट दिए इसके, पेपर लीक वाले, और सब लोग जानते हैं कि कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे, किन के पास पेपर आते थे, कौन गारंटी बैच चलाते थे, वारंटी बैच चलाते थे। इसलिए मैं तो एक ही चीज़ कहता हूँ सबको कि अपनी पढ़ाई करो, किसी के झांसे में मत आओ। अब तो हर एग्जाम में हो गया 3 लाख दे दो इसका पेपर दे देंगे। ऐसे कई बार कुछ लोग हमसे भी कांटेक्ट करते हैं तो हम यही कहते हैं भैया हम ये काम नहीं करते हैं, ना तो आज तक किया है ना आगे करेंगे। 2 बच्चे कम पढ़ा देंगे, 2 रोटी कम खा लेंगे, लेकिन ऐसा काम नहीं करेंगे जिसमें स्टूडेंट जेल जाए, हमें जेल जाना पड़े। क्या मतलब ऐसे पढ़ाई लिखाई करने का? यही काम करना होता तो 8वीं 10वीं फेल लोग हैं वही कर रहे हैं, वही कर लेते। उठाई गिरा तस्करी का ही करना होता तो ये 2 नंबर का काम है। इसमें स्टूडेंट को झांसे में नहीं आना चाहिए कभी भी, ये ध्यान रखना। अब आ जाइए एक्ट पे। एक्ट पे सेक्शन 1 से पहले थोड़ा एक इंट्रोडक्शन जैसा दिया हुआ है, उसके बाद में इसका सेक्शन 1 2 3 4 5 6 6A 7 8 और उसके बाद में इसमें एक शेड्यूल दे रखा। शेड्यूल में ये दे रखा कि एग्जाम कंडक्ट कराने वाले एजेंसियां कौन कौन सी है, ये सारा डिस्कस करेंगे। उससे पहले एक बार इसको समझ लो। एक्ट नंबर क्या है इसका? 27। एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं। एक्ट नंबर 27 ऑफ 1992 और डेट ऑफ एनेक्टमेंट है 8 नवंबर 1992। अब ये तो हमारी समझ में आ गया कि जो भी एग्जाम होगा उसमें किसी भी स्टेट में हो, इवन जैसे राजस्थान में पेपर लीक हो रहे थे तो कहा जा रहा था कि भारत में सब जगह हो रहे हैं। ये कोई तर्क नहीं होता कहने का कि सब जगह हो रहे हैं, इसका मतलब हमारे यहाँ भी होंगे, तुम्हारे तो रोको। मैंने एक यूनिवर्सिटी में 10 साल काम किया, वहाँ इतना फेयर तरीके से काम होते मैंने देखा। हो सकता है अभी भी फेयर ही हो रहा होगा। मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में मैंने जरा सी भी गड़बड़ी नहीं देखी कहीं, क्या मजाल कोई टीप ले। और दूसरी यूनिवर्सिटियों के हम किस्से सुनते थे, अगर कोई टीपते हुए लड़के या लड़की को कोई रोक देता है, टोक देता है ना इन्विजिलेटर, बाहर निकलते उसका सर फूटना तय था। स्पेशली जोधपुर में। राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर में भी थोड़ी सी बदमाशी है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेक एंड बैलेंस है। वहाँ क्या मजाल है, ऐसे चूं भी कर लिया तो उसको कहते हैं सामने देखिए, अपना काम करो, पेपर हो गया तो आप जा सकते हो उठ के। लेकिन यहाँ पे एग्जामिनेशन हॉल में इधर उधर न्यूसेंस नहीं करेंगे, बहुत सख्ती देखी। मैंने खुद 10 साल वहाँ इन्विजिलेटर भी रहा, सेंटर सुपरिटेंडेंट भी रहा, सेंटर ऑब्जर्वर, नॉट सुपरिटेंडेंट, ऑब्जर्वर भी रहा। तो ये सारी चीज़ें मैंने बहुत करीब से देखी। जहाँ क्योंकि वहाँ पे परिपाटी ऐसी पड़ गई कि चाहे मर्जी आ जाए जो हो जाए, हमको सिस्टम को फेयर चलाना, चाहे कैसा ही दादा हो जाए। एक बार इसमें टीचर्स का बड़ा योगदान होता है, ऐसे नहीं चलता सिस्टम फेयर। एक बार एक सरदार जी थे जो चेकिंग करते थे, अब तो उनकी डेथ हो गई। चेकिंग करते थे, वो चेकिंग में क्या बहुत स्ट्रिक्ट माने जाते थे। जैसे आ गए, पास में खड़े हो गए, हाइट उनकी कम थी, मेरे से भी कम थी, तो खड़े हो गए तो वो कहते खड़े हो जाओ। क्यों दिख जाता ना उनको, तो कहते सरदार जी का नाक कितना तेज है, इनको पता चल जाता, खुशबू आ जाती है, इसके पास पर्ची है, स्मेल आ जाती है इनको, और वो चेक कर लेते थे। एक बार क्या यूनिवर्सिटी का कोई नेता था, दादा था, वो अपने आप को तगड़ा समझता था, तो सरदार जी ने कहा खड़े हो जाओ। उसने कहा नहीं हूँ। कि खड़ा तो होना पड़ेगा, तो कहा नहीं हूँ। जो अंदर ड्यूटी लग रही थी ना, वो भी थोड़े से उस नेता के प्रभाव में थे, तो कहा कि सर नहीं चाह रहे हैं तो रहने दो ना, क्या हो जाए। बोला, उन्होंने कहा आप अपना काम करिए, आप ड्यूटी करो, इधर उधर चक्कर लगाओ, घूमो, देखो और कोई नकल तो नहीं करा, इनको मैं देखता हूँ। तो लास्ट में ऐसा गुत्थम गुत्थी हो गए दोनों। उन्होंने कहा मैं नहीं खड़ा हूँगा, उन्होंने कहा नहीं खड़ा होना पड़ेगा। तो लास्ट में क्या, ऐसे धक्का मुक्की में सरदार जी की वो पगड़ी उछल गई। उसके बाद में जो तैश में आए, तो उनके किस्से आज भी चलते हैं। मतलब ऐसे संघर्ष किया लोगों ने, यूँ थोड़ी आया धमकाने को, तो वहाँ भी धमकाया। टीचर ड्रे नहीं, क्या कर लेगा, चाकू मार लेगा, कोई बात नहीं मार लेना, सारे टीचर को थोड़ी मार देगा, और आ जाएंगे, गोली मार देगा, अच्छा मार लेना, चल बाहर देखते हैं कितना बड़ा दादा है। ऐसे धमकाना भी अनफेयर मीन्स है। सीधा निकाला बाहर किया, 2-5 को बाहर कर दो, उसके बाद में किसी की हिम्मत नहीं होती ऐसा कर दे। लेकिन पूरे स्टेट में एग्जाम हो रहा है, उसको रोकने, लीक होने का एक बड़ा कारण है। अपने राजस्थान में बड़ा कारण जो मैंने ऑब्जर्व किया वो ये है, प्राइवेट सेंटर बनाते हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को। जैसे अभी एनटीए एग्जाम कराएगा नेट का, सेंटर आएगा कुकस, क्यों भाई, कमीशन देते हैं, ज़्यादा कमीशन देते हैं। अब वहाँ काम करने वाला कर्मचारी कौन है, टेम्परेरी एम्प्लॉई, जो 8,000 में, 7,000 में, 10,000 में काम कर रहा हो, उसको आप 1,00,000-2 लाख की बात कर दो, बावड़ा हो जाए। तो भारत बेची है 1,00,000-2 लाख में, तो आप पेपर की बात कर रहे हो, है ना। हमेशा अगर पेपर रोकना है तो ये मेरा ऐसा पर्सनल ओपिनियन है, गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी में दो, पहले यूनिवर्सिटी,
उसके बाद में गवर्नमेंट कॉलेज, फिर भी अगर सेंटर पूरे नहीं पढ़ रहे हों, मान लो ज़्यादा हो, तो स्कूल हो तो गवर्नमेंट, बाकी नहीं, बस पेपर अपने आप ही रुक जाएगा। गवर्नमेंट एक टीचर को 1 लाख से ऊपर सैलरी मिलती है, क्या खरीद लेगा उसको कोई? सैलरी मीन्स पूरे लाइफ का जोड़ो, फिर उनकी पेंशन जोड़ो, इतने सारे फायदे जोड़ो, इतना तो कोई एक पेपर वाला दे भी नहीं सकता। इसलिए रोकने का सबसे बढ़िया तरीका ये अपनाना चाहिए। लेकिन वही है, गवर्नमेंट में जहाँ सेंटर आया, आप किसी को कमीशन दोगे क्या? कहा हमारी गवर्नमेंट का एग्जाम 12 तक का सेंटर दे दो। गवर्नमेंट वाले चाहते हैं सेंटर नहीं आए तो अच्छा संडे को घर पे रहेंगे, वरना संडे को ड्यूटी करनी पड़ेगी। इसलिए ये कुछ एक सिस्टम में लूप होल है, वो हम ठीक नहीं कर सकते, वो एक्ट में भी ठीक नहीं किया गया, वो धीरे धीरे करने पड़ेंगे। गवर्नमेंट के एग्जाम कोई भी हो, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट कॉलेज, गवर्नमेंट स्कूल में करवा दो, लीक होना अपने आप रुक जाएगा। और जैसे पहले बिहार में चलती थी, फिर यूपी में चलती थी, अब हमारे राजस्थान में ऐसे एजेंसियां चलती हैं। ठेका लेते हैं वो पेपर का, करोड़ों में लेते हैं, फिर उसको धीरे धीरे लाखों में बेचते हैं, वो पेपर नीचे तक उतार देते हैं। जैसे यूपी वाला लास्ट में मैंने बताया ना, 10-10 रुपये में बिकने का वीडियो वायरल हुआ सोशल मीडिया पे, तब वहाँ के सीएम ने तुरंत एक्शन लिया। अब देखिए, राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन यूज ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट नंबर 27 ऑफ 1992, राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम, जो 8 अक्टूबर 1992 का डेट ऑफ एनेक्टमेंट है इसका, इसमें दिया हुआ है एन एक्ट, यहाँ प्रियम्बल देखो, ये एन एक्ट टू प्रिवेंट द लीकेज ऑफ क्वेश्चन पेपर्स एंड यूज ऑफ अनफेयर मीन्स पब्लिक एग्जामिनेशन एंड टू प्रोवाइड फॉर मैटर्स, इधर मेरे को दो, अरे हाँ कोई बात नहीं, आप दो तो सही, कैसे नहीं, एक्ट नहीं है, अरे एक्ट है। आप आबकारी कार्ड निकाल के बैठ जाओगे तो एक्ट बापड़ा कहाँ से दिखाएगा, ये तो मदिरा की बात कर रहा है। हाँ कोई नहीं, दूसरा हाँ कोई बात नहीं। अभी देखो इधर पेज नंबर 66 पे है आपके में, और भी किसी में से एक्ट नहीं मिल रहा हो तो देख लेना। अभी शुरू में होता है, आपसे बुक मंगवाएंगे सीपीसी की, आप उठा के सीआरपीसी लाएंगे, ऐसा चलेगा, है ना, महीने 20 दिन ऐसा चलता है, कोई बड़ी बात नहीं है, सबके साथ होता है। हाँ, हमारे साथ भी हुआ, आपके साथ भी हो रहा है, आएंगे उनके साथ ही होगा। लो अब देखो, आप देखिए, अब भी नहीं है तो कोई बात नहीं, मेरे वाले ले लेना, ये मुझे दे देना। इसमें सार्वजनिक परीक्षा में प्रश्न पत्रों को प्रकट करने की, अनुचित साधनों के उपयोग को रोकने के लिए और उसमें संसक्त या उनके आनुषंगिक विषयों के लिए उपबंध करने के लिए अधिनियम, बी इट enacted by the Rajasthan legislature in the 43rd year of Public of India as follows। भारत गणराज्य के 37वें वर्ष में राजस्थान राज्य विधानमंडल के द्वारा निम्नलिखित रूप में बनाया जाता है। सेक्शन 1 जैसा सब जनरली एक्ट का होता है, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट, कमेंसमेंट, संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ होना। सेक्शन 1 का सबसेक्शन 1 है, दिस एक्ट मे बी कॉल्ड द राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 1992, राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 1992। तो अब ये किसने बनाया? राजस्थान लेजिस्लेशन ने बनाया, इसलिए राजस्थान का लेजिस्लेशन का जुरिस्डिक्शन, राजस्थान स्टेट है तो राजस्थान स्टेट। तो आप कहेंगे बाकी स्टेट का क्या होगा? सब स्टेट का अपना अपना लेजिस्लेशन है, इस पर सेंटर का भी लेजिस्लेशन अभी जाके सेंटर ने बनाया। जिस दिन सेंट्रल लेजिस्लेशन आया उस पर हमारे राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमंत्री यानी उस समय के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जिन्होंने 2022 वाला बनाया था, उन्होंने कमेंट किया था सेंट्रल लेजिस्लेशन बहुत सॉफ्ट है, और बिल्कुल सही बात है, इसमें डेथ सेंटेंस भी होना चाहिए। भाई जो बच्चा 2 साल 5 साल अपनी लाइफ के लगा के तैयारी कर रहा है और उस बच्चे का अगर पेपर बिगड़ जाता है तो उसकी क्या बीतती होगी वो तो वही जाने। और एक जो पढ़ ही नहीं रहा, टोल नाके पे पर्चियां काट रहा है गाड़ियों के हाथ दे दे के, वो सब इंस्पेक्टर बन रहा है, तो कितना अन्याय है। एक बच्चा रीट की तैयारी कर रहा है, यहाँ राजस्थान के ऐसे ऐसे गरीब बच्चे भी हैं जो जैसलमेर से, बाड़मेर से, यहाँ से आ रहे हैं जहाँ घर में पैसा नहीं है, गिरवी रख रख के चीज़ें आ रहे हैं। कोई अपनी माँ के गहने गिरवी रख के आ रहा है, कोई खेत पे किसी साहूकार से पैसा लेके आ रहा है, और यहाँ बैठ के तैयारी कर रहे हैं। और जब तैयारी करते हैं 1 2 साल 3 साल बाद में एग्जाम होता है और पता चलता है पेपर लीक हो गया, तो उनका तो कैरियर तबाह हो गया, घर गृहस्थी उन्होंने तबाह कर ली, लोन ले लेके पढ़ लिए। इसलिए ऐसे लोगों को डेथ सेंटेंस तक का प्रोविजन किया जाना चाहिए।
एलआई तो होनी चाहिए, राजस्थान में एलआई तक का प्रोविजन तो कर दिया, सेंट्रल में भी होनी चाहिए। क्या, जब तक लॉ स्ट्रिक्ट नहीं होगा, और लॉ से ही नहीं, उसको ऑपरेट करने वाली अथॉरिटी भी स्ट्रिक्ट होनी चाहिए। जैसे योगी आदित्यनाथ जी ने किया, तुरंत क्विक एक्शन लिया, वैसे लेना चाहिए तुरंत। सेक्शन 1 का सबसेक्शन 2 है, इट शैल एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ स्टेट ऑफ राजस्थान। ये बता रहा कि कहाँ पे लागू होता है, पूरे राजस्थान में। इट शैल कम इनटू फोर्स एट वंस, और ये तुरंत प्रभावी होगा। तुरंत यानी ये इसमें नीचे अपोस्ट्रोफी करके, यहाँ पे देखिए अपोस्ट्रोफी करके यहाँ नीचे दिया हुआ है, पब्लिश इन गजट ऑफ इंडिया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डेटेड 22 अप्रैल 2013 और रिवाइज असेंट ऑन गवर्नर ऑन द 8th डे ऑफ नवंबर। तो ये 8th डे ऑफ नवंबर आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, ये रहा 8th नवंबर 1992। ये तो हो गया डेट ऑफ एनेक्टमेंट। और डेट ऑफ गजट नोटिफिकेशन क्या है इसका, 22 अप्रैल 2023 को ये एक्ट लागू हो गया था। कई बार डेट ऑफ एनफोर्समेंट, डेट ऑफ एनेक्टमेंट पूछ लिया जाता है, इसको आप लिख लो। हाँ जी, 22 अप्रैल 2013। ये इसका 2013 है ना, वो अमेंडमेंट था, उसको आप मत लिखो, आप तो इसको इतना ही लिखो। वो यानी तुरंत प्रभाव से जैसे अनेक्ट हुआ उसी समय से ये लागू हो गया। 1992 का ये जो दे रखा ना 8 नवंबर 1992, तो ये 8 नवंबर 1992 डेट ऑफ अनेक्टमेंट, डेट ऑफ एनफोर्समेंट है इसकी। ठीक है, किसी और बैरेक्ट में कोई और बात दे रखी है तो बोलो। ये हो गया सेक्शन 1। सेक्शन 2, इन दिस एक्ट, इस अधिनियम में पहला है एग्जामिनेशन सेंटर। एग्जामिनेशन सेंटर यानी आप क्या समझते हैं, अभी तक आपने कितने एग्जाम दे दिए, जैसे आपने अभी तक 10th का एग्जाम दिया है, 12th का दिया है, चाहे आरबीएसई से दो, सीबीएसई से दो, या अलग अपना स्टेट का बोर्ड है उससे दो एग्जाम, तो ये बड़े हो गए। बीए एलएलबी या बीए का या एलएलबी के ये सारे एग्जाम दिए हैं, और जॉब वाले भी आपने दिए होंगे या देंगे। तो एग्जामिनेशन सेंटर यानी क्या, आपका ये होता है ना भाई, कौन से सेंटर आया आपका एग्जाम का, ऐसा पूछते हैं। उसका मतलब क्या हुआ, उसका मतलब है जो स्कूल या जो कॉलेज या यूनिवर्सिटी जो हमारा सेंटर है, उसका उतना प्रेमाइस जो उस बाउंड्री के भीतर है, वो सारा क्या माना जाएगा, एग्जामिनेशन सेंटर माना जाएगा। ऐसे 2 फोटो या वीडियो आप देखेंगे ना, उस पर गूगल पे भी डालेंगे तो आ जाएंगे। बिहार में पहले ऐसा हुआ, एक जगह एग्जाम सेंटर के बाहर बच्चे लटक रहे हैं, लटक के उनको टिपा रहे हैं। अभी हरियाणा में भी ऐसा हुआ, एक गांव में कहीं एग्जाम, नूहू के आसपास कोई गांव था, तो वहां पे 10th का या 12th का कोई सेंटर था, उसमें लोग रस्सों से लटके हुए हैं ऊपर, और यूं आ रहे हैं खिड़की के पास, यूं ये फर रहा, वापिस ये नहीं, ये वाला है, ये फर रहा, ऐसे दे रहे हैं। और मीडिया और ऐसे बाहर वीडियो बनाए लोगों ने, गांव के लोगों ने, कि देखो ऐसे ऐसे नकल हो रही है। तो बाद में कहा नहीं, ये तो ऐसे ही ये लड़के जो रील वील बनाते हैं इन्होंने बनाए, ऐसे नहीं, जबकि एक्चुअल में नकल हो रही थी। वो ये लोग करते हैं, तो वो कहाँ कर रहे हैं, वो ये नहीं कह सकते देखो हम तो रूम में गए ही नहीं, हम तो इसकी खिड़की के अंदर नहीं गए, पर्ची गई सीधी हमारी खिड़की के अंदर, हम नहीं गए। तो ये उस सेंटर के प्रेमाइस में जिस भी तरह का दखल होगा, और लोग आवाज लगा रहे हैं सब्जी मंडी की तरह, ओ तू ये बता तेरे को कौन सा नहीं आ रहा, जल्दी बोल भाई, हाथ में ले रखी है, खट फाड़ा ले, तेरे को कौन से नहीं, तू बोल, अब क्या याद करेगा, ये पकड़, ऐसे ऐसे करने में लग रहे हैं। पहले यूपी बिहार यहाँ तो ठेके छूटते थे नकल के, जो बड़ा गुंडा होता था बड़ा ठेका लेता था, छोटा गुंडा और छोटा ठेका लेता था, ऐसे। राजस्थान आजकल उसमें क्राइम में नंबर 1 पेपर लीक में हो गया। उसके बाद अभी एग्जाम हुए नहीं, भजनलाल सरकार के समय एक एग्जाम हुआ था, वो जेएलओ वाला हुआ था। उस समय बहुत भारी प्रतिष्ठा दाव पे थी कि इस समय तो सारे लोग यही चाहेंगे, अगर पेपर लीक हो गया, लोकसभा चुनाव सामने पड़े हैं, बड़ी भारी बेइज्जती हो जाएगी, लेकिन पेपर लीक हुआ नहीं। जेएलओ का तो कहीं नहीं सुना था ना, पेपर लीक हो गया, हमने भी नहीं सुना था। इसका मतलब ये नहीं सरकार ने मीडिया मैनेजमेंट कर लिया, क्योंकि हुआ नहीं था, वरना मीडिया मैनेजमेंट करते तो लोकसभा चुनाव तो नीट वाले एग्जाम के सामने भी था, हो गया ना, खबरें आई लेकिन माना नहीं। मैं कह रहा हूँ जो लगे लीक हो गया, उड़ा दो, एग्जाम उड़ा दो, बस कर लो और लीक कर लो, फिर दोबारा कराओ, कितनी बार लीक करेंगे, कम से कम जो जेन्युइन बच्चा है उसका तो भविष्य नहीं बर्बाद हो। बहुत सख्ती करनी चाहिए इसमें। अब आज आप एग्जाम की तैयारी करने के लिए अपना गांव घर छोड़ के यहाँ बैठे हो, कोई पीजी में बैठा है, कोई कहीं रूम लेके बैठा है, कोई अपने हाथ से खाना बना रहा है,
कोई कैसे तकलीफ पा रहा है और बाद में पता चले कि पेपर तो लीक हो गया, तो अपने को लगे यार ये काम करना था तो अपन घर बैठे ही खरीद लेते। भाई उन वाला पैसा 100 रुपया 100 में चलता क्या, दूसरे का 100 में 100 चलता नहीं क्या? उनको कलाकारी आती है, दूसरों को आती नहीं क्या? इसलिए सबको रोको और स्ट्रिक्टली रोको। तो एग्जामिनेशन सेंटर यानी क्या? मीन्स एनी प्लेस फिक्स्ड फॉर होल्डिंग पब्लिक एग्जामिनेशन एंड इंक्लूड्स द एंटायर प्रेमाइसेस अटैच्ड देयरटू। परीक्षा केंद्र से सार्वजनिक परीक्षा आयोजित करने के लिए नियत कोई भी स्थान अभिप्रेत है, उसमें उससे संलग्न संपूर्ण परिसर शामिल है। जैसे 1 मिनट के लिए सोचो, फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ अभी अपन जयपुर में जिस जगह पे हैं, ये टोंक रोड कहलाती है। इस टोंक रोड पे थोड़ा और आगे अजमेरी गेट की तरफ चलते हैं, तो जब हम जाते हैं तो हमारे लेफ्ट साइड में महारानी कॉलेज आता है, राइट साइड में महाराजा कॉलेज आता है। तो जिनका सेंटर महाराजा कॉलेज आएगा या महारानी कॉलेज आएगा, तो उसका पूरा परिसर एंटायर प्रेमाइस एग्जामिनेशन सेंटर की डेफिनेशन में आएगा। उसमें जो भी गड़बड़ी होगी वो सारा इसमें आ जाएगा। ये नहीं कि वो सिर्फ एग्जाम हॉल, जैसे मैंने अभी वो वाला बताया, कुछ लोग रस्सों से लटक रहे हैं, कुछ तो ऐसे पता नहीं छाजों से चढ़ के ऐसे, अरे यार पता नहीं ये टूट गया तो अभी मर जाएगा, अभी 2-5 नंबर तेरा राम नाम सत्य हो जाएगा। लेकिन लोग ऐसे रिस्क लेते हैं, क्योंकि लोग यूँ सुन लेते हैं जैसे इसमें टिपा देंगे तो पता नहीं बच्चा क्या ही हो जाएगा। इस बार तो बोर्ड में नंबर ऐसे दिया जैसे रेवड़ियाँ बांटी हो, 90% है ना। ऐसे देखते हैं कि यार ये कर क्या रहे हैं ये बच्चे, या तो पता नहीं बच्चे इतना पढ़ रहे होंगे या इतने नंबर कैसे आ रहे हैं। एक तो ये इंटरनल वाला, और ये भी कर दिया ना, पहले ऐसा कुछ नहीं होता था। पहले जो बच्चे ने लिखा सारा उसी पे डिपेंड होता था। आजकल जैसे 20-20 नंबर तो आपके BLLB में इंटरनल के होते हैं, अभी सब के हो रहे हैं ना। ये बिल्कुल फर्जी नंबर, इनको बंद करना चाहिए। पढ़ाई के नंबर दो बच्चे के, भाई जिस टीचर से बढ़िया बनती है वो तो नंबर दे देगा 18-18, आपकी नहीं बनती है तो वो आपकी 12 दे देगा। वो बच्चा रोता रहता है, जबकि 12 वाला रोज आ रहा है, 18 वाला तो कभी आता भी नहीं है। हमने ऐसे भी देखे हैं। हाँ, वो इसलिए किया गया था इतनी अटेंडेंस हो, इतना डिसिप्लिन हो, ऐसा एक सारी चीज़ें ओवरऑल देख करके देंगे, लेकिन कोई नहीं देखता। यहाँ ये इसमें भी डिस्क्रिमिनेशन होता है, भेदभाव होता है। उसके बाद है पब्लिक एग्जामिनेशन, यानी किसको कहेंगे? पब्लिक एग्जामिनेशन मीन्स एनी ऑफ द एग्जामिनेशन स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल। परीक्षा, सार्वजनिक परीक्षा में अनुसूची में निर्दिष्ट परीक्षा अभिप्रेत है। एक बार शेड्यूल निकालो जी इसका, सभी को शेड्यूल निकालना है। ये लास्ट में यहाँ शेड्यूल दे रखा है, इसमें शेड्यूल देखिए शेड्यूल क्या कह रहा है। शेड्यूल में कहा गया है, इसमें शेड्यूल में ये कहा गया है, एनी एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन फॉर राजस्थान अंडर राजस्थान सेकेंडरी एग्जामिनेशन एक्ट 1957, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1957 के अधीन राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा संचालित कोई भी परीक्षा यानी RBSC, और इसी में आप समझने के लिए ऐसा कर सकते हैं CBSC। सेकंड है एनी एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया, भारत में विधि के द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय द्वारा संचालित कोई भी परीक्षा। कोई भी परीक्षा का मतलब है BA, BCom, BSc, MA, MCom, MSc सारी एग्जाम। जैसे अब इसमें दे दिया यूनिवर्सिटी एक्ट के तहत, जैसे अपने राजस्थान में राजस्थान यूनिवर्सिटी बनी, उससे पहले राजस्थान में कौन सी यूनिवर्सिटी लगती थी? आगरा यूनिवर्सिटी। आगरा यूनिवर्सिटी का जुरिस्डिक्शन लगता था, फिर आगरा यूनिवर्सिटी को अलग किया, फिर राजस्थान यूनिवर्सिटी, क्योंकि राजस्थान अलग बन गया था, फिर यहाँ पे 1947 से राजस्थान यूनिवर्सिटी बन गई। तो ये यूनिवर्सिटी। थर्ड है एनी एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय राजस्थान पब्लिक सर्विस एग्जामिनेशन और यूनियन पब्लिक सर्विस एग्जामिनेशन, राजस्थान लोक सेवा आयोग RPSC, संघ लोक सेवा आयोग UPSC द्वारा संचालित कोई भी परीक्षा। फोर्थ है एनी एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय एनी ऑटोनोमस कॉलेज इन द स्टेट, राज्य में किसी स्वशासी कॉलेज के द्वारा संचालित कोई भी परीक्षा। स्वशासी कॉलेज यानी ऐसे ऑटोनोमस कॉलेज होते हैं जिनमें पेपर अपने आप बनाते हैं। जैसे पहले अपने यहाँ एक कॉलेज हुआ करता था, शायद आज भी है, अजमेर से पुष्कर जी जाते हैं अपन, तीर्थराज पुष्कर जाते हैं, तो वहाँ एक कॉलेज है, वो ऑटोनोमस कॉलेज है। पहले अपना MNIT, जिसको हम मालवीय रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज कहा करते थे, आजकल MNIT बन गया। ये भी ऑटोनोमस कॉलेज था, जो अपना पेपर भी बनाते हैं और कॉपी भी चेक करते हैं और अपना ऑटोनोमस स्टेटस बना के रख लेते हैं। आजकल उनमें से अधिकांश यूनिवर्सिटी बन गए, तो ऐसा कॉलेज ऑटोनोमस वो कोई एग्जाम कराए। फिफ्थ नंबर है शेड्यूल में
एनी एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड अजमेर, रेलवे भर्ती बोर्ड अजमेर के द्वारा संचालित। अब देखो रेलवे सेंट्रल लिस्ट का सब्जेक्ट है, फिर भी इससे कवर किया क्योंकि वो एग्जाम कहाँ करवा रहा है, रेलवे भर्ती बोर्ड कहाँ सिचुएटेड है, राजस्थान में, इसलिए राजस्थान, ये इस पे भी एप्लीकेबल हो जाएगा। और सिक्स्थ है एनी एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय राजस्थान हाई कोर्ट, जैसे आरजेएस का एग्जाम कंडक्ट कराता है राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा संचालित कोई भी परीक्षा। नाइन्थ नंबर है एनी एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द राजस्थान सबऑर्डिनेट एंड मिनिस्टरियल सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, ये भी अपना टोंक रोड पे ही है। थोड़ा सा इधर दुर्गापुरा की तरफ चलेंगे तो दुर्गापुरा वाला पुलिया उतरेगा, उससे पहले ही राइट हैंड साइड में ये इनका हेड ऑफिस है इसका। राजस्थान अधीनस्थ एवं लिपिक वर्गीय सेवा चयन बोर्ड द्वारा संचालित। आरपीएससी कहाँ अपनी, आरपीएससी राजस्थान स्टेट की अजमेर में। आरबीएससी कहाँ है, बोर्ड कहाँ है, अजमेर में। क्योंकि जब राजस्थान को राजस्थान राज्य बनाया गया उस समय अलग अलग राजा महाराजाओं को पूछा गया आपको क्या चाहिए, तो अजमेर वालों ने कहा जी हमारे तो सोफिया मेयो ये कॉलेज हैं, तो हमारी तो शिक्षा नगरी है, तो शिक्षा का दे दो, तो बोर्ड दे दिया उनको 10th तक 12th तक। और आरपीएससी ले ली उन्होंने एग्जाम वाली। बीकानेर गए तो उन्होंने कहा हम भी शिक्षा प्रेमी आदमी, हमें भी शिक्षा का दे दो, तो प्राथमिक शिक्षा का उधर स्कूल का वो हेड ऑफिस उधर बीकानेर है। ये जयपुर वालों के पास पहले आ गए इसलिए इन्होंने राजधानी ले ली। जोधपुर वालों के पास बाद में गए, हैदराबाद हाई कोर्ट ले लिया। उदयपुर वालों के पास लास्ट में पहुंचे तो उन्होंने कहा कि और चीज़ें तो चली गई। हाई कोर्ट 56 तक उदयपुर चलता था, वो जोधपुर वालों ने ले लिया, तो उन्होंने कहा हमें क्या दोगे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल एकीकरण करने में एक एक राजा से मिलते थे, विलय पत्र पे साइन करवाते, तो कहा कि आप ले लो डिवाइंस, वाइन्स और माइंस। तो राजस्थान का डिवाइन देवस्थान विभाग, माइंस का और वाइन्स का आबकारी विभाग, इनके हेड ऑफिस उदयपुर में तीनों के। भरतपुर महाराजा के पास पहुंचे तो यहाँ तक सब चीज़ें बट गई थी कि कोई बात नहीं, आपके सरसों ज़्यादा होती तो आप सरसों अनुसंधान का राष्ट्रीय केंद्र ले लो, भरतपुर में बना हुआ। तो ऐसे उनको किसी ना किसी बात पे किसी को कुछ दिया गया। 7th नंबर पे है जो अभी हमने डिस्कस किया सबऑर्डिनेट बोर्ड का। 8th एनी एग्जामिनेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट AITT conducted by the Directorate General of Training DGT, New Delhi, under the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship of Government of India, भारत सरकार के कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के तहत प्रशिक्षण महानिदेशालय नई दिल्ली के द्वारा आयोजित अखिल भारतीय व्यवहार परीक्षा की कोई भी परीक्षा हो, ये भी सब किस में मानी जाएगी, जो इस शेड्यूल में दे रखा 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सारे के सारे पब्लिक एग्जामिनेशन माना जाएगा। इसलिए इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। इसमें सेक्शन 2 ये लिखा हुआ कि जो सेक्शन 2 में बता रखा शेड्यूल के ऊपर, ये हो गया सेक्शन 2 का A एग्जामिनेशन सेंटर, B हो गया पब्लिक एग्जामिनेशन, C अनफेयर मीन्स यानी क्या, कैसे अनफेयर मीन्स होगा उसको देखो ध्यान से। देखो एग्जाम में एक दूसरे को बताना, आपस में स्टूडेंट को बताता, वो भी क्या अनफेयर मीन्स है। कोई स्टूडेंट ऐसे एग्जाम दे रहा है जिसे अपनी टेबल से ऐसे कॉपी नीचे लटका रखी है, इधर वाली पे लिख रहा है, इधर वाला किसी को दिखा रहा है, ये भी अनफेयर मीन्स है। यहाँ पे ना तो वो बोल रहा है ना उसकी तरफ देख रहा है, सिर्फ कॉपी उसको झांक रही है, वो इसको झांक रहा है और लिख रहा है, ये भी अनफेयर मीन्स है। तो उसको कहेंगे सिट प्रॉपरली, अपनी नोटबुक को प्रॉपरली कैप्ट करिए, इधर उधर लटकाना प्रदर्शन करना नहीं है, तो वो भी नहीं कर सकता। अनफेयर मीन्स यानी क्या, इन रिलेशन टू एन एग्जामिनेशन व्हाइल आंसरिंग क्वेश्चन, और एक ये और है, ये एक्ट भले ही बन जाओ, इनमें सजा वजह होती है ना, तब तक इतनी देर हो जाती है। एक जगह मैंने पकड़ा, एक मेरे पास में एक DYSP मैडम थे, कोई मित्तल करके थे, उनका फ़ोन आया कि आप जिस सेंटर के सेंटर ऑब्जर्वर हैं यहाँ पे एक प्रॉक्सी बैठा है, ऐसे हमें इनपुट मिले हैं। जैसे हमें लगता है ना हमारा फ़ोन कोई नहीं सुनता है, तो ऐसे सारी एजेंसियां एक्टिव रहती हैं, ऐसी कोई बात करो तुरंत अलर्ट मोड पे आ जाती हैं। और 2 क्लू दिए उन्होंने, एक तो इधर जालोर पाली साइड का है, प्रॉक्सी है, अब आप देखो मिल जाए। तो मैंने देखा ठीक है देखते हैं।
जैसे ही चेक करने लगे, एक एक को चेक करें तो वो सेंटर सुपरिटेंडेंट आ गया। बाद में पता लगा शायद ये मिला हुआ होगा, क्योंकि अभी जैसे केस चल रहा है तो उससे लग रहा है सारा सिस्टम सेट था। तो वो आके मेरे से झगड़ने लगे, सर आपका क्या काम है, आप ऐसे बच्चे को क्यों चेक कर रहे हो, तो इन्विजिलेटर का काम है। मैंने कहा कोई बात नहीं, मेरे काम मैं जानता हूँ, आप आपको मेरे साथ घूमना है तो साथ घूम लो, बैठना तो आप जाके बैठ जाओ। यही जून का सा महीना, भयंकर गर्मी का टाइम था, एग्जाम था रीट का। तो देखते 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 एक जना जालोर का मिला, नाम पूछा, मैं नाम बता दिया। एक चीज से पकड़ में आया, मेरे मामा जी उससे पहले झाड़ोल में एसीजीएम रहे थे 3 साल। तो मैंने कहा भैया कहाँ से आए हो आज, तो कहा मैं झाड़ोल से आया हूँ। है कहाँ का, एडमिशन कार्ड बोल रहा जालोर से। आया कहाँ से, झाड़ोल से, जो उदयपुर का एकदम ट्राइबल एरिया 50 किलोमीटर दूर पड़ता है। तो मैंने कहा आप किस से आए, बस से आए, रोडवेज की बस से आए, प्राइवेट से आए, जीप से आए, ऐसे मैंने 3 ऑप्शन दिए। तो उसने कहा रोडवेज की बस से, वो वहीं पकड़ा गया। कितने बजे बस चली, बोला 7 बजे। वहाँ 7 बजे बस चलती ही नहीं थी, हम घर से जल्दी तैयार होके आ जाते थे, 8 बजे से पहले कोई बस ही नहीं है। तो मैंने कहा हाँ, एक बात में तो झूठ बोल रहा, हो सकता है कई बार स्लिप ऑफ टंग भी हो जाए, प्रॉपर ध्यान भी नहीं रहे कि आदमी का ध्यान इधर है, तो अपन भी चूक जाते हैं। तो मुझे उस समय लगा कि हाँ ये गड़बड़ है। तो भी मैंने कहा इसको पेपर पूरा कर लेने दो, और मैंने बाहर आके उनको इन्फॉर्म कर दिया कि आप जाब्ता भेज दो, एक लड़का ऐसा है, लेकिन मैं अभी श्योर नहीं हूं, क्योंकि अपनी वजह से किसी का लाइफ खराब हो जाए ये भी नहीं होना चाहिए। मैं श्योर नहीं हूं, आप पेपर होने के बाद में इसको उठा लो, उससे पहले नहीं। तो कहा ठीक है। अब जैसे ही मैं पूछ रहा हूं तो देखो लोग कैसे मिले। एक पुलिस वाले की ड्यूटी थी, उसको लगा कि यहाँ थोड़ा पूछताछ हो रही थी, वो मेरे पास है, सर आप क्यों इंटरप्ट कर रहे हो। मैंने कहा ड्यूटी लगी है ना आपकी, थाने से आए हो, यहाँ बाहर बैठ जाओ, अंदर कोई हाथापाई तो हो ही नहीं रही है, होगी तो हम निपटेंगे हमारे काम से, लेकिन इतना तो हो ही नहीं रहा ना, आपको मैंने बुलाया नहीं। तो वो जो जाब्ते वाले हैं उनके कान भर दिए, फिर पता चला रहे वो तो उनके गांव का, वो तो उस रैकेट में शामिल है। फिर दूसरा उनके कोई गांव का है, बोला नहीं नहीं सर मैं जानता हूँ इसके भाई को, वो झाड़ोल में पुलिस में है। मतलब इतनी तगड़ी चैन होती है, मैंने सोचा भी नहीं था। जो ड्यूटी लगा हुआ वो भी शामिल, जो गश्त में आ रहा वो भी शामिल, और थाने वाले भी शामिल। उन्होंने मेरे को कहा सर आपने क्यों किया। मैंने कहा क्या किया भाई, देखा है, देखना गुनाह है क्या, देखना मेरा राइट बनता, मैंने देख लिया ये है, मैंने पूछताछ कर ली, मेरे को डाउट हुआ। अब उनको ये नहीं पता कि आगे इन्फॉर्म कर दिया, आगे इन्फॉर्म कर दिया, एग्जाम होते जाब्ता आ गया, उसको उठा ले गए। 7:30 बजे मेरे पास में फोन आया कि सर, वो रात को 11:30 बजे, सर आपने जिसको उठाया बिल्कुल जेन्युइन है, राजस्थान में शायद 4 या कोई 3 पकड़े गए, उनमें से एक वो था। ये तो एक एपिसोड। दूसरा, उसके केस की हियरिंग में ऐसे क्लास ले रहा था, पिछले साल की बात है, या इस साल, अभी 2-3 महीने 4 महीने पहले की बात है, या हो सकता है दिसंबर नवंबर की बात होगी, ऐसे ही है। मेरे पास फ़ोन आया कि हम डबोक थाने से बोल रहे हैं, अब पढ़ाते हैं। इस समय मेरे दिमाग में सिर्फ राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन अनफेयर मीन्स एक्ट चल रहा, और कोई चीज़ नहीं चल रही था। यार थाने से, अपना थाने से क्या लेना था। मैंने कहा हाँ भी बोलो। नहीं, थाने में आपका कोई मुकदमा है और आपका अरेस्ट वारंट निकला। मेरा अरेस्ट वारंट, यार हम तो झगड़ा वगड़ा भी नहीं करते, कोई पहले करे थे, 2-1 मामले हुए मुकदमे, तो वो तो समझौता हो गया, अब तो कोई नहीं। फिर मेरे ध्यान में यार वो एक पकड़ा था ना 17 में, कितने साल हो गए आज, 17 में, और अब में कितने साल हो गए, उसमें 5 साल हो गए है ना। जैसे लास्ट में इस साल के पहले मान लो, अगर 23 भी था, दिसंबर में था, या 24 था स्टार्टिंग में था, यार 5-7 साल हो गए, मैं तो भूल गया उस बात को। बोला नहीं डबोक थाने का मामला, तब मेरे को दिल में थोड़ी सी सांत्वना, यार थाने में किसने, कई बार होता ना कोई झूठा मुकदमा भी डलवा दे, ऐसा तो नहीं हुआ। फिर मैंने कहा हाँ अब मैं बाद में बात करूंगा आपसे, फोन रखो, मैं क्लास ले रहा हूँ। क्लास में यहाँ सब वापिस कंसंट्रेट करके पढ़ाना टेढ़ा काम, थाने का मामला। फिर मैं गया, वकील इतने जोरदार हैं कि मेरे को ही कह रहे हैं कि आपकी उससे खुंदस थी, देखना क्रॉस एग्जामिनेशन में, इसलिए आपने उसका नाम लिया। मैंने कहा भाई मेरी खुंदस थी, मैं तो उसको जानता ही नहीं, ना मेरा गांव उसके गांव के पास में है, ना मेरे खेत की कोई सीमा उससे लगती है, ना मेरा घर उसके पास में है, ना मैं उधर पढ़ा हुआ, ना मैंने जिधर काम किया वो उधर आया हुआ, मैं तो हूँ नहीं। तो कह रहे नहीं वो बिल्कुल फेयर कैंडिडेट था, आपने उसको परेशान किया। तो ऐसे मतलब मेरे को विक्टिम बना रहे हैं उसमें। जैसे क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, तो मेरे को पता है क्रॉस एग्जामिनेशन का पार्ट होता है, मैंने पूछ लिया। लेकिन जज भी जिस हिसाब से लग रहे थे लिखने में, तो मुझे लग गया कि हाँ अपने भी ज़्यादा न्यायप्रियता बनने में नहीं, अपने तो थोड़े से सवाल जो बता रहे हैं वो बता दो। और इनको कह दिया मैंने कि सर आज ही मेरा तो एग्जामिनेशन इन चीफ और क्रॉस एग्जामिनेशन और री एग्जामिनेशन सारा करवा दो, क्योंकि मुझे लग गया यहाँ कैसा न्याय मिलेगा। 8 साल से मामला लटकाओ, अब मैं किसी को पैसे दे सकता हूँ क्या? मैं तो मेरी जेब का पैसा लगा के गया, रिजर्वेशन करा के वहाँ खाना खाया, वहाँ रहा, और मेरे ही पैसे से वापस आया।
और वो तो रात दिन पैसे फूंक रहा, क्योंकि वो लड़का ऑलरेडी जॉब में था, किसी दूसरे की जगह एग्जाम दे रहा तो वो भी पैसे फूंक रहा था। वो लोग, मैं आज भी कह रहा हूँ, लिख के दावे से दे रहा हूँ, बाइज्जत बरी होंगे, बाइज्जत बरी। ये किसका ले क्यों ना है? सिस्टम का ले क्यों ना है? ये सिस्टम के लूप होल। वो वहां देखते हैं सबसे टॉप लॉयर कौन सा, जो 60 गांठ कर ले, उसको हायर करते हैं, फिर उसको एक जात का पैसा देते हैं, क्योंकि वरना पूरी रैकेट खुल जाती है ना उनकी कि कौन लोग हैं, क्या हैं, तो वो अपने उस पर कर्मों पे पर्दा डालते हैं। मेरे को बाद में वो कई जो हमारे स्टूडेंट भी थे पढ़ाए हुए, कई सीनियर भी थे, कई साथ वाले, बोले क्या हुआ? मैंने कहा हो गया, न्याय हो गया, मेरा तो पिंड छूट गया, मैं तो जा रहा हूँ, आग लगी इसको, मेरे को पता कुछ नहीं होगा, सिस्टम सारा मिला हुआ है, क्या कर लूंगा मैं, एक अकेला आदमी नहीं कर सकता। कहते ना अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। हाँ, वो जज भी सोच ले बिल्कुल न्याय करना, कैसे नकल कर सकता, वो एडवोकेट भी सोच ले कैसे नकल कर सकता है, और तब मेरा सोचना जायज बनता। अपन है क्या, एक विटनेस है, विटनेस की कितनी वैल्यू होती है? मेरे जैसे 20 विटनेस बना रखे हैं उसने फर्जी, अब उसमें मेरे को उन 20 के सामने तराजू में तोलेंगे तो मैं कहाँ फिट बैठूंगा? ये है। और वहां पे तो ये ना, उसकी शिकायत भी तो कोई नहीं कर रहा मेरे अलावा। और मेरे को जब फोन किया तो कहा आपका शिकायत करता, मैं नाम नहीं डाले। मैंने कहा देखो नाम मत डालना, कल को पेशियों पे कौन भुगतता फिरेगा, मेरे से ये काम नहीं होगा। हाँ, पकड़ के मैं दे दूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। तो मैंने 1.5-2 घंटे मेहनत करके पकड़ा, पेशी पे गया और ये न्याय मिला। और उसका कोई न्याय नहीं मिलेगा। मावली कोर्ट में केस चल रहा है, ACGM कोर्ट में। हाँ, कोई न्याय नहीं भाई, कुछ नहीं, इस देश में न्याय मिलता ही नहीं है। कोई बहुत कम मामले, और कुछ एक जजेज होते हैं जो ठान लेंगे ना, ठान लेंगे कि हम न्याय देंगे, वही न्याय देंगे, बाकी तो ना। मेरे पे क्यों आएगा? पकड़ा तो मैंने पकड़ा, क्या हो गया? उसमें गलत था इसलिए पकड़ा। अरे वो आदमी अपील में जाएगा ही नहीं। मान लो अपील में कब आएगा? वो मेरे पे उल्टा केस करे, जिस मान लो बरी हो जाए, मेरे पे केस करेगा, तब वो उल्टा मर जाएगा, फिर उस दिन नहीं बचेगा। उस दिन फिर अपन ऊपर तक लड़ेंगे। अभी तो मैं लड़ूं, मैं पार्टी नहीं हूं उसमें, मैं तो विटनेस हूं। अगर वो मेरे को पार्टी बना लेगा तो मैं अपने आप को डिफेंड करूंगा, मैं डिफेंड करूंगा तो वो फंस जाएगा। तो वो शाणे लोग होते, देखना ACGM तक मामला ऐसे सलटाएंगे। वो मामला किसकी तरफ से हुआ? स्टेट की तरफ से। उस मामले को किसको लड़ना? स्टेट ऑफ राजस्थान को। और स्टेट ऑफ राजस्थान यानी सिस्टम ने तो ऐसे सरेंडर कर रखा है। गांधी जी के नोट किसको खारे लगते हैं भैया, है ना? ऐसे ये चीजें गलत है। हाँ तो वही तो, मैं उदयपुर में ही तो था, वहीं पे आता है। हाँ, मावली पुलिस स्टेशन, मावली का थाना लगता है उस डबोक थाने के, इसलिए तो ऐसा होता है। ये प्रैक्टिकल एक अनुभव मैंने भी देखा, इसीलिए मैंने तभी देखा, मैंने कहा अरे कई एग्जामिनर है जो कि केस वेस क्यों नहीं बनाते, वो कह रहे कुछ नहीं होता रे, सब चोर है यहाँ। तो उस दिन मेरे भी अनुभूति हुई इस ज्ञान की कि हाँ, फोकट में ही गर्मी में भाग के आए, कोचिंग की छुट्टी और करके जाना पड़ा भाई, पेशी पे जाना। नहीं तो उन्होंने, पुलिस देखो कितनी मिली हुई, मेरे को समन का इन्फॉर्म नहीं किया उन्होंने, सीधा अरेस्ट वारंटर, वो भी लास्ट वार्निंग पे, वरना आपको उठा के ही लाएंगे। मैंने कहा नहीं, मैं खुद ही आ जाता हूँ, उठाना मत मेरे को। तो मैं पहुंच लिया सुबह। मैंने कहा पुलिस, और मैंने ये भी ध्यान रखा, मैंने कहा पुलिस वाले मेरे को उठाएं उससे पहले मैं कोर्ट में पहुंच जाता हूँ। कई बार पुलिस वाले ये भी करते हैं, वो ये दिखाने के लिए, जैसे पता चलता है ना गौरव, जैसे उनको पता चलता है ना ये आ गया, तो पुलिस वाले भी पकड़ लेते हैं, अरेस्ट दिखा देते हैं डॉक्यूमेंट में, और फिर पेश कर देते हैं। अपन राम जी तो 9:15 बजे ही कोर्ट में एंटर हो लिए। मैंने कहा आएगा तब ठीक है, पुलिस तो नहीं पकड़ सकती, वारंट था वो पकड़ सकती है लीगली। अब वो उन्होंने ले क्यों ना बना लिया ऐसा कि साहब ये आया नहीं बार बार। मेरे को जज ने कहा आप इतना बुलाने के बाद में अब कैसे आए? मैंने कहा पहली बार इन्फॉर्म किया गया, आज तक किसी ने इन्फॉर्म नहीं किया। कोई इस बात को प्रूव कर देता है तो आप एक्शन ले सकते हैं मेरे खिलाफ। जबकि उनको किन के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, फिर उनको पूछना चाहिए भैया आपने इन्फॉर्म क्यों नहीं किया। कोई नहीं पूछता, तो वहीं समझ में आ गया कि हाँ हो गया मामला सेट, अब अपन कुछ नहीं कर सकते, इसलिए चुप रहो और आगे बढ़ो। तो अनफेयर मीन्स यानी क्या? इसलिए आपके भी कहीं कोई पकड़ में आ जाए ना, जितना हो उतना कर देना। बहुत भयंकर क्रांति करने की इस देश में, ज़्यादा भगत सिंह बनोगे तो परेशान आप हो जाओगे, मिलना जुलना कुछ है नहीं, क्योंकि मामला ऐसा ही है। अब अपन कहाँ कहाँ किस किस से लड़ते फिरेंगे। हाँ, अपने लेवल पे कोई गड़बड़ी नहीं करना, ये लाइफ में सिद्धांत रखना, तो आपको कहीं दिक्कत आएगी नहीं। अनफेयर मीन्स इन रिलेशन टू एन examination while answering question in public examination means the unauthorized help by any person or from any material written recorded। अब देखो किस किस चीज, एक एक चीज यहाँ दे रखी है। प्रिंटेड in any form whatsoever, the use of any unauthorized टेलीफोनिक, वायरलेस, ये जो कान में लगा लेते हैं ना छोटी छोटी चीजें, ये वायरलेस, और इलेक्ट्रॉनिक और अदर इंस्ट्रूमेंट और गैजेट, किसी परीक्षा के संबंध में अनुचित साधन से किसी
सार्वजनिक परीक्षा में प्रश्न का उत्तर देते समय किसी भी व्यक्ति से किसी भी लिखित या अभिलिखित या मुद्रित सामग्री से किसी भी रूप में अप्राधिकृत सहायता या किसी भी अप्राधिकृत दुर्भाषित या बेतार, जैसे मोबाइल कोई चिप लगा दी और वो उससे क्वेश्चन बोल देता है, ये क्वेश्चन वो उसको सॉल्व करा देते हैं, या इलेक्ट्रॉनिक या अन्य उपकरण या संयंत्र का उपयोग अभिप्रेत है। एक बार ऐसे एग्जाम सेंटर आया, जिस लड़के के लिए जिन लोगों ने पेपर सेट किया उन्होंने क्या किया कि जो सिस्टम वहाँ लगा हुआ था जिस पे उस रोल नंबर का लड़का बैठना था, आप देखना कितना तक लोग अंदर सेट कर लेते हैं सिस्टम को, उन्होंने उस वाला जो सिस्टम था ना, उस सिस्टम का क्लोन बना लिया और सामने की बिल्डिंग में एक रूम ले लिया, वहाँ से ऑपरेट हो रहा। तो लड़के ने क्या हाथ खड़ा कर दिया, पकड़ में ऐसे आया हो, सर मेरा जो माउस है ना, कर्सर मेरे बिना चलाए चल रहा है। उसको पता नहीं गेले पेपर तेरे लिए वो सॉल्व कर रहे हैं, उसका पेपर वो कर रहे थे कि तेरे को तो बैठे रहना यार, क्वेश्चन ऐसे ऊपर नीचे स्क्रॉल करना, जैसे तेरे को एक ड्रामा करना है। जैसे हिंदी फिल्मों में गाने नहीं गाते हैं क्या, वो गाने थोड़ी गा रहे हैं, वो तो होठ हिला रहे हैं, एक्टिंग करने। तो उसको कहा तेरे को सिर्फ एक्टिंग करनी है। वो बात भूल गया और उसने कहा सर मेरा ये अपने आप ही चल रहा है सर, सिस्टम देखो मेरा हैंग हो गया। हैंग क्या हो गया, वहाँ से करवा रखा है। फिर पकड़ में आया, तब वो भी पकड़ में आया और वो लोग भी पकड़ में आया, पूरा सेटअप सिस्टम जमा रखा था उन्होंने। ऐसे लोग कर लेते हैं। एग्जाम सेंटर से जो पास में करके उसको वायरलेस सिस्टम से ऐसे अटैच कर देते हैं कि उसका उसने क्लोन बना लिया। सीरियल नंबर याद रखना पड़ता है जो अपने कंप्यूटर में आता है। जो नंबर होता है ना सीरियल, उसको याद करके अगर बता देते हैं ना कि मेरे को भी आ रखे हैं ऑफर ऐसे आए थे, तो वो क्लोन हो जाता है। आया था सर, वो अमृतलाल, आपने नाम सुना होगा। आपने पढ़ना ही नहीं इस चक्कर में। हाँ, वो जो 50 लाख रुपए का आया था, पकड़ा गया था उसी की क्या जो अभी पुलिस ने पकड़ा। मेरे भाई का तो है, मेरे पुलिस ने बहुत कलाकारी से पकड़ा, पता उत्तराखंड में था। जाते समय पीछे से आवाज लगे अमृतलाल, पीछे मुड़ा मुड़ते ही पकड़ लिया, आजा भैया। यार कब से पीछा कर रहे हैं, पुलिस भी बहुत युक्ति प्रयुक्ति लगा के पकड़ती है। 1000 बंदों को लगा दिया। हाँ ये देखो कितना, किसको कहते हैं 1000। सुना होगा कि एक साथ एक घर में 4 बंदे थे आ रहे हैं सर, तो उसी ने लगवाया था। नावी और ऑफर दिया था उससे, मैं मुझसे मिला था, मतलब मेरे ही घर के उधर के थोड़े से दूरी पे रहता है वो अमृतलाल। मैंने कहा भाई मेरे को नहीं पढ़ना इन चक्करों में। नहीं पढ़ना ही नहीं, कोई मतलब नहीं, फालतू के फर्जी काम है। फर्जी काम में क्या करना, मेहनत से करेंगे जो मेहनत से हो जाएगा वो ज़्यादा उत्तम है। ऐसे फर्जी वाड़ा जो पकड़ में आ जाता है। उसके बाद में सेक्शन 2A एग्जामिनेशन सेंटर, सेक्शन 2B पब्लिक एग्जामिनेशन, 2C अनफेयर मीन्स, और 2D में दे रखा द वर्ड्स एक्सप्रेशन यूज्ड। अब आपको थोड़ा थोड़ा बोलना पड़ेगा। मेरे पास में जो बैरेक्ट है ये इधर खिसका के इन्होंने यहाँ से कट कर दिया, तो कुछ वर्ड इसके कट गए हैं। हाँ एक बार ये दे दो, आप इसको देख लो थोड़ी देर के लिए बस, ये इस पेज की बात है, इससे ज़्यादा का नहीं। सेक्शन 2D द वर्ड एंड एक्सप्रेशन यूज्ड देयर इन and not defined but defined in the Indian Penal Code have the meaning respectively assigned to them in the code। यहाँ पे इसमें घय में कहा गया, 2 घय में, इसमें प्रयुक्त किए गए परिभाषित नहीं किए गए किंतु भारतीय दंड संहिता में परिभाषित किए गए शब्दों और अभिव्यक्तियों के वे अर्थ होंगे जो क्रमशः उस संहिता में समनुदेशित है। कहने का मतलब है इसका जो सेक्शन 2 का डेफिनेशन क्लोज है, जिसमें 3 बातें दे रखी हैं, एग्जामिनेशन सेंटर यानी परीक्षा केंद्र, पब्लिक एग्जामिनेशन सार्वजनिक परीक्षा जो शेड्यूल में दे रखा है, और अनफेयर मीन्स यानी परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करना। ये 3 डेफिनेशन दे रखी हैं और चौथे में लिख दिया जो डेफिनेशन इसमें नहीं दे रखी है और आईपीसी में डिफाइन किया गया वो यहाँ पे भी ऐसे ही एप्लीकेबल होंगी जैसे आईपीसी में होती है। ये इसका मतलब है। सेक्शन 3 है इसका, प्रोहिबिशन ऑफ यूज ऑफ अनफेयर मीन्स, नो पर्सन शैल बी यूज्ड अनफेयर मीन्स एट एनी पब्लिक एग्जामिनेशन। इसमें कहा गया अनुचित साधनों का उपयोग का प्रतिषेध, कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग नहीं करेगा, ये इसमें ध्यान रखना है। और सबसेक्शन इसका सेक्शन 4 है सेक्शन 3 के बाद में, जो ये चीज़ मैं आपको इधर समझा रहा था ना, ये सिस्टम वाली ये चीज़ें हैं इसमें। अनऑथोराइज्ड पोजेशन और डिस्क्लोजर ऑफ क्वेश्चन पेपर, प्रश्न पत्र का प्राधिकृत अप्राधिकृत कब्जा और प्रकटन। जैसे ही क्वेश्चन पेपर किसी ऐसे अनऑथोराइज्ड पर्सन के पोजेशन में आ जाएगा
तो वो तो पोजीशन में ले ही इसलिए रहा ताकि पेपर क्या हो जाए, लीक हो जाए। आपने देखा होगा यहाँ पे वो लोग थे जिसमें एक दो लोग उन लोगों में से इन्वॉल्व था जो राजीव गांधी ब्रिगेड के थे। राजीव गांधी ब्रिगेड एक प्रकार से कांग्रेस का ही एक संगठन है। तो उन्होंने कहा कि हम तो सीधे संगठन के लोग हैं, मिले हुए हैं, पार्टी तो उसके बाद में आती है और सरकार भी उसके बाद में आती है। तो इसलिए एक ऐसे आदमी की ड्यूटी लगाई थी जो ना तो गवर्नमेंट का टीचर था ना अथोराइज था, सिर्फ उसको इसलिए अथोराइज कर दिया कि वो उस ब्रिगेड का व्यक्ति था। तो साहब उनको भी ले लिया। तो यानी संगठन, सत्ता और सरकार तीनों मिले हुए थे उस समय जब हुआ। और ऐसे खूब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके किरोड़ी लाल जी ने खूब स्टेटमेंट दिए। लेकिन यही होता है, सत्ता में आते ही सारी चीज़ें आई गई हो जाती हैं। राजस्थान की सत्ता, जैसे मोदी 2014 में एक बड़ा मुद्दा जिस पे सत्ता में आए थे उसका नाम था विदेशों में पड़ा काला धन लाऊंगा। आज तक नहीं आया। राजस्थान की वर्तमान सरकार सिर्फ एक बड़े मुद्दे पे सत्ता में आई है, परीक्षाओं में हो रही नकल को रोकेंगे, अनफेयर मीन्स को, जिन्होंने किया उनको जेल के सींचों में डालेंगे। अभी तक तो किसी को डाला नहीं है। शुरू में एक एसओजी बनाई थी, उसने काम किया था, उसके बिहाफ पे लोकसभा इलेक्शन में वोट ले लिए। इन द नेम कह दो या इन द नेम और डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ गुड गवर्नेंस। अब कितना गुड गवर्नेंस चलता है ये कल के बाद में पता चलेगा। कल इस समय तक तो पता चल ही जाएगा। अपने कहते हैं ना बोलचाल में कि नाई नाई बाढ़ की ताक कै बार सामना जी सी। तो कल सामने आ जाएगा, क्योंकि कल लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आ रहा है, उसके बाद से पता चल जाएगा। नहीं, वो तो तय है, आएगा तो मोदी, उसमें तो कोई किंतु परंतु नहीं है। लेकिन फिर सरकार यहाँ की कैसी चलती है ये देखा जाएगा, क्योंकि इतने सारे सर्वे हैं। राजस्थान में 16 सीटें बता रहे हैं बीजेपी की, पिछली बार 25 में से 25 थी। तो वो इधर से जो लॉस हो रहा वो आंध्रा से घाटा पूर्ति हो रही है, तो वो कर लेते हैं। पॉलिटिकल पार्टियों को पता होता है इस बार मेरे को राजस्थान में, वेस्टर्न यूपी में, पंजाब हरियाणा में लॉस होगा तो कहीं और से, अपना बड़ा देश है तो कहीं ना कहीं से खाना पूर्ति हो ही जाती है। वो उनकी जगह उनका, देखते हैं कल क्या रहता है, कल को देखेंगे। सेक्शन 4 में है अनऑथोराइज्ड पोजीशन और डिस्क्लोजर ऑफ क्वेश्चन पेपर। तो क्वेश्चन पेपर को, ये जो है ना क्वेश्चन पेपर, यहाँ पे सारा पोजीशन अथोराइज्ड पर्सन के पास में है। अगर इनमें से कोई सी भी कड़ी में अगर अनऑथोराइज्ड पर्सन को अननेसेसरी अथोराइज्ड बनाया जाएगा वो भी गलत है। अनऑथोराइज्ड पर्सन को किसी प्रकार का पोजीशन पेपर का नहीं दिया जाएगा। राजस्थान में ऐसे ही एलिगेशन लगे थे कि पेपर जो यहाँ रखा हुआ था शिक्षा संकुल में, जो लॉकर में पेपर था, उस लॉकर में से पेपर लीक किसने किया? तो वही संगठन के जो 2-1 लोगों के मैं नाम बता रहा हूँ। वो अपने भरतपुर से एक मंत्री आते हैं, उनकी सह पे उन्होंने पेपर निकाला। अब उनकी सह पे पेपर निकाला तो वो सीएम के एकदम खासम खास हैं, इसलिए पेपर निकला। सब जानते हैं, ऊपर तक नीचे तक सब जानते हैं। वो राजेंद्र जी गुढ़ा वाली लाल डायरी में क्या था, ये सारी कारनामे ही थे, सरकार बचाने वाले, पेपर लीक वाले। वो इसीलिए अब वो एक आदमी उस दिन सच बोलना चाह रहा था, उस दिन विधानसभा में उनको पटक पटक के पीटा। यही होता है यहाँ, ज़्यादा सत्य ज़्यादा क्रांति भी समय और मौका देख के ही करनी चाहिए। जबकि उस दिन वो गलत नहीं बोल रहे थे, गलत भी नहीं करे, उनके साथ गलत हुआ था जो गलत था। अनऑथोराइज, अब ये है कि जैसे आज सत्ता में भजनलाल सरकार है, इसका कोई घोटाला खोलेगा तो वो सरकार किसी को कूटेगी तो वो गलत करेगी, सही करेगी? गलती करेगी। जो घोटाला खोल रहा है यानी वो गलत बात को सामने ला रहा है, वो तो सही कर रहा है। इस लोकसभा के चुनाव के बाद में ऐसा चालू होगा, तो देखते हैं कितना सा क्या होता है, देखा जाएगा। सेक्शन 4 देखो, सेक्शन 4 में है नो पर्सन हु इज नॉट lawfully authorized or permitted by virtue of his duty so to do shall before the time fixed for distribution of question paper। मैंने आपको ये सब चीज़ें पहले ही बता दी कि क्वेश्चन पेपर को डिस्ट्रीब्यूट करने का भी टाइम फिक्स होता है कि इतनी देर पहले ही डिस्ट्रीब्यूट करना। इवन यहाँ तक होता है, देखो जो पेपर होता है ना, जनरली क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट में जो एक ट्रेजरी ऑफिस होता है, डीटीओ लिख रखा है मैंने शॉर्ट में, डिस्ट्रिक्ट में एक ट्रेजरी ऑफिस होता है जहां जिले का खजाना रखा जाता है। खजाना मीन्स जैसे आजकल तो तनख्वाह ऑनलाइन आने लग गई, पहले तनख्वाह केस में दी जाती थी, तो वो केस भी लाके बैंक से वहीं रखना। और कोई माल है जैसे सोना है, कोई चांदी है, जो डिस्ट्रिक्ट के ट्रेजरार में, वो यानी उससे सेफ तो कोई जगह ही नहीं होगी। बैंक की तरह जैसे रिजर्व बैंक में ऐसे रहता ना 3 टियर या 3 लेयर सिक्योरिटी रहती है, ऐसे इस ट्रेजरी ऑफिस की
ट्रेजरी ऑफिस में पेपर रखते हैं। ट्रेजरी ऑफिस से जिस दिन पेपर दिया जाता है पहले सारे सेंटर ऑब्जर्वर को बुलाया जाता है, उनकी अटेंडेंस ली जाती है, सब आ गए साहब, सब आ गए। उसके बाद जो सबसे दूर जाएगा पहले पेपर देंगे और टाइम देख के देते हैं, इतना टाइम, अच्छा ये डबोक वाले दूर जाएंगे इनको दे दो, ये यहाँ से इधर जाएंगे, ये जो अपना दूर जो एग्जाम सेंटर हो रहा है ना इधर कुकस में, कौन से 2-1 सेंटर आते हैं ना कुकस में, आर्या कॉलेज, नेट का एग्जाम दोगे तो कुकस ही आता है, क्योंकि कुकस जाएंगे इतना टाइम लगेगा, इतना हो सकता है ट्रैफिक मिल जाए, चलो साहब पहले दूर वालों को दे दो। जैसे पास में ही है उदयपुर की तरह, जैसे जयपुर में कलेक्ट्री है यहाँ पे रखा हुआ, या शिक्षा संकुल में रखा है, तो जैसे पास में है राजस्थान विद्यालय या पोदार स्कूल, तो इनको सबसे लास्ट में देते हैं, ये तो पास में ही अभी पहुंच जाएंगे, ऐसे ये ध्यान रखा जाता है। फिर वो पेपर ओपन होना बहुत कम टाइम रहता है, इतना सा यूं बैक टू बैक काम होता है, तब जाके खटखट, ताकि लीक नहीं हो। उसमें भी लोग बदमाशी कर देते हैं, पेपर में कलाकारी कर देते हैं, ब्लेड का छोटा सा कट लगाया, वो लिफाफा जो कार्टून है वो पैक का पैक रह जाएगा, उसमें से एक लिफाफा निकला, फिर लिफाफे के एक ऐसा कट लगाया, एक पेपर निकलेगा, खट खट फोटो खींचे, उसको रखा, लिफाफा चिपकाया, वापिस अंदर। बच्चों को कितना ही उलट पलट के दिखाते रहो तो पैक ही दिखेगा। तो होते हैं बदमाश, बदमाशी करने वाले, लेकिन पकड़े जाते हैं। अगर एजेंसी पकड़ना चाहे, एक मूवी का डायलॉग है ना कि हमारे देश की पुलिस चाहे तो किसी मंदिर के बाहर से चप्पल भी चोरी नहीं हो सकती, वरना तो बड़े बड़े हाथी निकाल दो, कहेंगे हाथी निकला ही नहीं, अभी तो चींटी भी नहीं निकल सकती, हाथी की बात कर रहे हो यहाँ। ये है साहब, सिस्टम की मिलीभगत होती है तो सब हो जाता है, बाकी नहीं होता, जो होना नहीं चाहिए गलत है, पढ़ने वाले बच्चों के साथ इनजस्टिस होता है। तो ये इसमें कहा गया, कोई भी व्यक्ति जो ऐसा करने के लिए विधिक रूप से प्राधिकृत या अपने कर्तव्य के आधार पर अनुज्ञात नहीं है, किसी सार्वजनिक परीक्षा में प्रश्न पत्रों के वितरण के नियत समय के पूर्व, यानी जो बिफोर टाइम क्या क्या कर रहा है, ए प्रोक्योर और अटेम्प्ट टू प्रोक्योर और possess such question paper or any portion or copy thereof, ऐसे प्रश्न पत्र या उसका कोई भी भाग प्रति उपाप्त नहीं करेगा, उपाप्त करने का प्रयत्न नहीं करेगा और कब्जे में नहीं रखेगा। कौन? ऐसा अनऑथोराइज्ड पर्सन है, ऐसे कोई भी कॉपी पेपर ऐसी इस तरह की चीज़ों को नहीं रखेगा। जैसे मान लो हमारी कॉपी है, हमने दिया एग्ज़ाम, एक बार हुआ ऐसा एक सेंटर पे, कोई बीए की या बीएससी की कॉपी थी, एक स्टूडेंट को दी। अब सबसे यूँ कॉपी लेते हैं ना, तो ऐसे लाओ जी कॉपी दे दो, कॉपी दे दो, लास्ट में टाइम होता है तो ऐसे ही लेते हैं। तो एक लड़की ने क्या किया तरीके से, अब लड़की है, लड़का तो है नहीं, लड़कियों का ही कॉलेज था, उसने क्या किया, कुर्ते में ऐसे कॉपी अंदर दबा ली और दबा के रवाना हो गई कि जैसे मैंने दे दी। अब वो बड़ा होल था, काउंट किया तो कई बार होता है एक कम नहीं, तो अपन मान लेते हाँ हो गई रे पूरी, चलो जाके गिनाया तो गिन के ही लेना। गिनने के बाद में आप सोचते हैं ना, कई बार बैठा के रखते हैं, बैठे रहो भैया एक बार काउंटिंग करेंगे फिर जाना, वो इसलिए करते हैं कोई कम नहीं हो जाए, कोई कलाकारी नहीं कर दे। जब तक पता किया कि किसकी कम है कि उसकी कर, वो नेतागिरी करती है, कॉलेज में पढ़ी नहीं होगी, फेल हो रही होगी जो उसने पेपर, कहीं कॉपी तो नहीं ले गई। पहली बार ऐसी घटना हमने भी नहीं सुनी थी। जब पता किया, उसका एडमिशन कार्ड निकाला, घर का एड्रेस निकाला, जब तक वहां पे पहुंचे तब तक तो वो गैस पे जला चुकी थी अपनी कॉपी को। उस जले हुए को भी उठा के लाए, ऐसा कैसा, अब उसको ज्यादा दबा दें तो वो तो लुगदी बन जाए, ऐसा लाए जिससे कार्टून में रख के लाते हैं ना कि दिखा तो दें यूनिवर्सिटी में, वरना ये क्लेम करेगी मेरे को पास नहीं किया, मैंने तो एग्जाम दी थी, मैं तो पूरे में से पूरा लिख के आई थी। तो फिर उस पर उल्टा केस बना लड़की पे। हम हमारी भी कॉपी नहीं चुरा सकते भाई, पेपर देने तक का राइट बनता है, उसके बाद में कॉपी तो उस अथॉरिटी की है, हमारी नहीं है। 2 साल तक एग्जाम की कॉपियां संभाल के रखी जाती हैं, उसके बाद रद्दी में बेच दी जाती हैं, कोई सी भी हो, चाहे कोई सी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो। चुनाव का मतपत्र का भी यही रहता है, इलेक्शन का जो डाटा होता है आजकल तो ईवीएम से हो रहा है या बैलेट से होगा, तो उसको भी 2 साल तक संभाल के रखते हैं, उसके बाद डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ये मैंने जो राइट टू इन्फॉर्मेशन का पीएचडी का रिसर्च किया उसमें ये चीज़ें पता चली। बी है इसमें, इम्पार्ट और ऑफर टू इम्पैक्ट इंफॉर्मेशन विच ही नॉज or has reason to believe to be related to or delivered from or to have bringing upon such question paper, ऐसी सूचना नहीं देगा और देने का प्रस्ताव भी नहीं करेगा। कौन? अनऑथोराइज्ड पर्सन, जो ऐसे प्रश्न पत्र से संबंधित है, संबंधित होने की को वह जानता है और ऐसे विश्वास करने का उसके पास में कारण हो।
ये हमने आज इस डिस्कशन में सेक्शन 1, 2, 3 और 4 डिस्कस किया। कल इससे आगे का डिस्कशन करेंगे। हमने इसको एनफ डिस्कशन किया है तो आपको समझ में आया होगा। फिर भी किसी का डाउट हो, कोई बात आप पूछना चाह रहे हैं तो आप पूछ सकते हैं। एक बार इसको अच्छे से पढ़ के आना, क्योंकि देखो ये 1992 का एक्ट आपको समझ में आ गया तो 2022 का एक्ट आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। ये आप इस बात को ध्यान में रखना। एक बार इसको पढ़ना, कल इसको फिर हम पूरा स्टडी करेंगे ताकि आगे आने वाला जो 2022 वाला एक्ट है उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा हमारा और समझ में आ जाएगा आपके, उसमें कोई गलती भी आपकी होगी नहीं। अभी आपका एक कितना शेड्यूल में कितना टाइम दे रखा है? 11:30 ऐसा कुछ दे रखा है, 11:30 to 12:30 ऐसा दे रखा है। ऑनलाइन क्लास में भी चेरी, जैन, नीलम, अभी आप लोगों का, एक मिनट रुको, मैं अकॉर्डिंग टू शेड्यूल आपको बता देता हूँ। आपका टेस्ट होगा 11:30 पे, तो एक बार आप बैठ के 28 मिनट आपके पास में हैं, इतनी देर में आप अच्छे से इसको रिवाइज कर लो और रिवाइज करने के बाद में हम टेस्ट ले लेंगे। तब तक मैं आपका पेपर ले आता हूँ। मैंने शेड्यूल में भी भेजा था, SC ST का आपका टेस्ट पेपर होगा। अरे वो रिकॉर्डिंग रोकने का इशारा करना, अभिषेक इसे थोड़ा नॉक कर दो।